हाँ, अब तो बोलिए। जो आज की शोषण आधारित शिक्षा व्यवस्था है, उसका अल्टरनेट क्या है? अल्टरनेट ये है कि जब हम एक डेमोक्रेटिक वैल्यूज की बात करते हैं, इक्वलिटी की बात करते हैं, तो एजुकेशन में इक्वलिटी कैसे आए? वो ऐसे आए कि भाई वहां पे स्टूडेंट को स्कूल में घुसने से पहले ही उसके माँ बाप को लूट ना लिया जाए। व्यवस्था ऐसी होनी चाहिए कि पहले उसको शिक्षा दे दी जाए, जब कुछ वो योग्य हो जाए, जब वो तैयार हो जाए, तब उसके बाद वो जो दे, और जो भी उसके लिए गुरु को लगता है कि हाँ ये इससे मिल सकता है, वो उससे मांग ले। तो यही हमारी परंपरा थी, हम अपने परंपरा के आधार पे बात कर रहे हैं। तो अब ये गौ आधारित व्यवस्था जो है, ये शायद हमें उस ओर बढ़ने में मददगार हो सकती है। क्योंकि जब एक स्वावलंबी गुरुकुल होगा, स्वावलंबी विद्यालय होगा, जहाँ पे जो पढ़ाने वाले शिक्षक हैं, उनको उनकी जरूरत की चीजें वो स्वयं से मिल जाएंगी, स्वयं से उगा लेंगे, विद्यार्थियों की मदद से उगा लेंगे। तो शायद ये पैसे का इतना मारा मारी और उसका महत्व इतना रह नहीं जाएगा। तो इसलिए ये विषय पर आज हम लोग चर्चा करेंगे, और सॉल्यूशन मॉडल के तौर पर कुछ मॉडल गुरु कैसे इनकॉर्पोरेट कर सकते हैं, उस पर बात करेंगे। धन्यवाद, बस इतना ही कहना था। आचार्य जी आप शुरू करें, और हम सब श्रोता हैं बारी बारी से साथियों को बुलाएं। आचार्य अंतरागार जी। जी, धन्यवाद। नमस्कार। तो गाय और गौ कृषि संस्कृति और गाय आधारित इस व्यवस्था के लिए हम लोग आज जुड़े हैं। तो इस पर एक विचार रखने के लिए मैं भी, आवाज आ रही है ना? जी। तो मैं, हेलो, आवाज आ रही है? आ रही आ रही। रही आ ठीक है। रही है। जी, धन्यवाद। नमस्कार। तो इस पर एक मैं चाहता था कि जो प्रैक्टिकल इस पर जो काम कर रहे हैं, जैसे सुमेर सिंह राजावत जी, क्योंकि मैं गया था सुमेर सिंह राजावत जी के पास, और डॉक्टर राजाराम यादव जी के यहाँ तो मैं पहुँचा नहीं। और अभी मैंने प्रदीप शर्मा जी को फ़ोन किया था, जो गौठान परियोजना में काम किए। वो कृषि सलाहकार थे हमारे भूपेश बघेल जी के सरकार में। यहाँ आवाज चली गई आपकी। क्या हो गया? अब आ रही है आवाज। आवाज तो शायद नेटवर्क प्रॉब्लम होगा आपका। तो मैं ये कह रहा था कि प्रदीप शर्मा जी से भी बात कर रहा था। तो गौठान परियोजना में भी मैं जाकर विजिट किया था छत्तीसगढ़ में। तो छत्तीसगढ़ में भी देखा किस तरह आर्थिक स्वावलंबन ये हो रहा है। तो मैं सुमेर सिंह राजावत जी से पहले थोड़ा सा चाहूँगा कि वो एक अपनी प्रस्तुति दें कि उन्होंने जो गौशाला चलाया। मैं वहाँ उनके पास जब पहुंचा तो मेरे मन में था कि इसको गुरुकुल बनाया जाए, क्योंकि जो बच्चे हैं वो बचपन से गाय के साथ बड़े होकर के और पंचगव्य जो ज्ञान है उसको प्राप्त करें, और उसके आधार पर आर्थिक स्वावलंबन को समाज से जोड़ सकें। इसके लिए मैं चाहता हूँ कि इसको प्रैक्टिकली सुमेर सिंह राजावत जी और ब्रिगेडियर राजाराम यादव जी, आप लोग अपने अपने विचार रखें। उसके बाद मैं थोड़ा सा एक प्रेजेंटेशन भी दूंगा, पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन। जी। सुमेर सिंह राजावत जी, थोड़ा सा आप बताएं अपने इस आप विचार पर। हम ये नहीं समझ पाए कि हमें क्या बोलना है। कृपया दोबारा अच्छा, स्पष्ट करें। मैं ये कह रहा हूँ कि आज का जो विषय है गौ आधारित अर्थव्यवस्था पर जो गुरुकुल है, गौ अर्थव्यवस्था आधारित गुरुकुल, यानी गाय के ऊपर में जो अर्थव्यवस्था बनती है, जिसके आप प्रैक्टिकल स्वरूप है। हम लोग तो विचार रखने वाले लोग हैं। मैं जब आपके यहाँ आया था
तो आपके यहाँ मैंने ये विचार रखा कि यहाँ गुरुकुल बनना चाहिए, कि इसी आधार पर गुरुकुल की शिक्षा होनी चाहिए। तो मैं ये चाहता हूँ कि आपको इस यह विचार किस तरह से ये गुरुकुल में परिणत हो सकता है, क्योंकि आपने तो जिया है उसको और जी रहे हैं आप। इसी पर मैं चाहता हूँ आपके विचार कि आप गाय कैसे पालना है, गाय के ऊपर में खेती कैसे करनी है, उसका ग्रामोद्योग कैसे डेवलप होना है, और या फिर बच्चों को कैसे इसको सिखाया जाए। जी, समझ गए? समझ गया, समझ गया। जय गो माता, जय गोपाल। गाय से हमें सीधा सीधा दूध, दही, छाछ, घी, मक्खन, पनीर, गोबर प्राप्त होता है। गाय और प्राकृतिक प्रदत्त चीजों से कृषि की जा सकती है, और कृषि से जो चीज पैदा होती है वो हमारे भोजन का सब्जेक्ट है। क्योंकि प्राकृतिक प्रदत्त चीजों को अगर मार्केटिंग मिली तो उस समय हमें आय भी मिलेगी। और जो प्रॉब्लम समाज में डेवलप हो रही है कि संकीर्णता की सोच जो डेवलप हो रही है, अगर गुरुकुल चलेगा तो उन बच्चों में संकीर्णता समाप्त हो जाएगी। और ये एक साइकिल है जिसमें गाय जो चीज देती है उनसे सीधा कृषि में प्राकृतिक प्रदत्त चीजों का प्रयोग करते हुए प्राकृतिक खेती की जा सकती है। और प्राकृतिक खेती में जो जो चीजें पैदा होती हैं, आज समाज को उनकी बहुत बड़ी आवश्यकता है। उससे गुरुकुल के खर्चे चलाए जा सकते हैं, इसमें कतई दो राय नहीं है। मैं इतना ही निवेदन करना चाहूंगा। इसमें थोड़ा सा और प्रकाश डालें कि आप जैसे एक चलाया जा सकता है, तो इसमें हम आज के इस मॉडर्न एजुकेशन के साथ, आप देखिए, आप रहते हैं, आप इसकी मार्केटिंग के लिए आप संघर्ष करते हैं, आप जो प्रोडक्ट्स बनाते हैं, तो आज के इस मॉडर्न एजुकेशन में कैसे इस गौ आधारित अर्थव्यवस्था को हम लोग इन्वॉल्व कर सकते हैं? इसको जैसे इसको थोड़ा सा आपने जो जी। कुछ कहा बिल्कुल सही है। 2016 से कंटिन्यू हम संघर्षशील ही रहे हैं, जहां काफी बड़ी खामियां हमारी स्वयं की रही। लेकिन मुझे ऐसा प्रतीत होता है कि जैसे इसी 13 तारीख को शाम तक ललित जी, श्री जी, राजेंद्र जी और ब्रह्मी जी पधार रहे हैं, उससे गांव में एक रुझान सा भी डेवलप हुआ है। युवा पीढ़ी भी हल्की फुल्की जुड़ने लगी है। और एक मनमोहन जी शर्मा, जो प्रॉब्लम की वाली बात आ रही है उस पर मनमोहन जी शर्मा साहब ने हमसे कहा है कि आप हमें जयपुर में 100 परिवार दे दीजिए। अगर जिस तरह उन्होंने कहा है और प्रैक्टिकल एस्पेक्ट पर वो वर्क हुआ, तो मैं समझता हूं आर्थिक दृष्टि भी समाप्त हो जाएगी। और जब ये दोनों ही चीजें, कृषि पाठशाला चली यहाँ और सब्जियां पैदा होकर जयपुर जैसी जगह पर जाने लग गई, और अगर उसका सर्कुलेशन बना, तो मैं समझता हूँ सारी व्यवस्था अपने आप सुचारू रूप से डेवलप हो जाएगी। तो हम शिक्षा भी दे पाएंगे, बच्चों में संस्कार भी दे पाएंगे। ऐसी हमारी सोच है, ऐसा हमारा आकलन है। ये तो समय ही बताएगा कि इन 6 महीने में कितना क्या चेंज होता है। ऐसी खूब अच्छा बादल इस तरह के हो रहे हैं। और आयुर्वेद वाले जो वर्क है वो भी अपने आप को कह रहे हैं कि हम आपके साथ अब कुछ न कुछ करेंगे। तो उससे ऐसा प्रतीत होता है कि चारों तरफ से बादल बहुत अच्छे हैं। तो जब अर्थव्यवस्था सुधरेगी, और चूंकि हम काफी जो कुछ करना था वो सारा कर चुके, तो ऐसी स्थिति में ऐसा लगता है कि गुरुकुल जैसी व्यवस्थाएं आसानी से चलाई जा सकेंगी। धन्यवाद। बहुत बढ़िया। तो ब्रिगेडियर राजाराम यादव जी, आप भी प्रैक्टिकल काम कर रहे हैं, प्राकृतिक खेती, गौशाला। आपको इस जो मॉडर्न एजुकेशन है, आपने व्यवस्था में काम किया, सरकार में काम किया, तो आप थोड़ा इस पर प्रकाश डालें। आप किस प्रकार हम आज के इस शिक्षा व्यवस्था में अंदर प्रवेश कर सकते हैं, प्रैक्टिकली हम लोग कैसे इसमें कर सकते हैं? जी धन्यवाद आचार्य जी और सभी को नमस्ते। मैं एक आज की मॉडर्न शादी में हूँ, डुग डुग बज रहा है, थोड़ा सा बाहर निकल के कार में छुप के बैठा हूँ। तो मैं कोशिश करता हूँ शायद आवाज आप तक पहुंचे, बहुत डिस्टर्ब ना हो।
तो गो सर आपकी आवाज 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 आ बहुत रही है, बढ़िया बहुत हो अच्छी रही है, आ आप मैंने जितने बोलिए। गुरुकुल देखे हैं और शुरू में भी जो रहा है, सभी में गोपालन या गौशाला है, होती है। अभी लेटेस्ट तो मैं 5-6 गुरुकुल में गाय का विषय संभालता भी हूँ, गाइड भी करता हूँ। पहला तो बड़ा गुरुकुल है गुरुकुल और गौशाला है, कन्हैरी मठ है कोल्हापुर में। इन्होंने भी देखा है, रजावत जी ने भी। और वहाँ बहुत बड़ी गौशाला है, और हम धीरे धीरे में तो 10 साल से उसको अब 13-14 ब्रीड की नस्ल और सब सब उसकी अर्थव्यवस्था के लिए बहुत ज्यादा समाज में प्रचार भी किया जाता है। तो मैंने तो ऐसा कोई एक मेरे घर के नजदीक मेरा ही दोस्त का गुरुकुल है, लड़कियों का ही, उसमें भी 20 गाय दिलाकर उसमें ये किया है। तो इसका जो आप आज का विषय आप डिस्कस कर रहे हो, गोपालन की शिक्षा ही नहीं, गो अर्थव्यवस्था आधारित गुरुकुल व्यवस्था तो बहुत रही है और रहनी चाहिए, जिसमें गोपालन और शिक्षा साथ साथ जुड़ के आत्मनिर्भर भी होता है गुरुकुल भी, और समर्थ समाज बनाने में भी एक शिक्षा मिलती है। इस मॉडल में गुरुकुल के छात्र गोपालन और कृषि के बारे में सीखते हैं, और गो उत्पादकों का उपयोग करके शिक्षा का खर्चा भी निकाला जा सकता है। तो इसके गो अर्थव्यवस्था आधारित गुरुकुल व्यवस्था के लाभ हो सकते हैं आत्मनिर्भरता और शिक्षा और कौशल विकास। ये एक किस्म का धंधा है, और समृद्ध समाज की तरफ जाने की कोशिश है। पर्यावरण संरक्षण हो सकता है, जो कि गुरुकुल का भी एक विषय है। और गो आधारित अर्थव्यवस्था कैसे काम करेगी? गुरुकुल की स्थापना करिए, गोपालन और कृषि के लिए उसमें जगह रखिए, शिक्षा और कौशल विकास भी होगा, और उत्पादकों की बिक्री गोकुल गुरुकुलों में तो हमारे पास झज्जर और ये बहुत पुराने गुरुकुल कांगड़ी और बहुत से रहे हैं, जिनमें ये जो पंचगव्य और बहुत से अच्छे पदार्थ बनाए जाते हैं, फिर उनकी बिक्री भी आगे हो सकती है। तो इस तरह मुझे ऐसा लगता है कि ये तो एक जरूरी है ये विषय, और इसको गुरु को इसको साथ जोड़ के इसमें डबल फायदा है। धन्यवाद साहब, ऐसा इतना ही कह के फिर मैं आगे बढ़ूंगा। जी, बहुत बढ़िया। इसमें आप थोड़ा सा ये बताइए कि ये गुरुकुल तो ठीक है, अलग से सेपरेट कोई गुरुकुल में यह चलाया जा सकता है क्या? इसको हम लोग कोई मॉडर्न एजुकेशन जो आजकल सीबीएसई बोर्ड है या और भी बोर्ड्स हैं, उसमें हम लोग इसको कैसे कुछ पायलट प्रोजेक्ट्स ले सकते हैं? जो लोग मान लीजिए कुछ प्राइवेट इंस्टीट्यूशंस हैं, वो लोग अगर तैयार होते हैं तो उनको हम लोग एक मॉडल देने की कोशिश करते हैं। तो उनको हम लोग क्या ऐसे दे सकते हैं जिससे कि गौ अर्थव्यवस्था के आधार पर वो इम्प्लीमेंट कर सकते हैं? मान लीजिए कोई ऐसा स्कूल्स हैं जो कि खेती के नज़दीक है, गौशाला के नज़दीक है, और उनको हम लोग ये सारे पंचगव्य व्यवस्था के साथ जोड़ सकते हैं। तो उसमें कैसे कनेक्ट कर सकते हैं आपके हिसाब से? गुरुकुल में तो बहुत इजी है। जैसे जिसका मैंने एक एग्जांपल दिया, ये कनेरी मठ वालों का, इसमें ये इस तरह का से एजुकेशन भी आ गई, और इसमें एक और साथ में सब्जेक्ट जोड़ा है, हॉर्स राइडिंग। हॉर्स राइडिंग गुरुकुल में भी जरूर दिया। मेरा एक्सपीरियंस, जो मॉडर्न स्कूल की बात कर रहे हैं, काफी मॉडर्न स्कूल इसकी तरफ बढ़ रहे हैं। पहला प्रायोरिटी उनकी हॉर्स राइडिंग होता है, क्योंकि राइडिंग में ज्यादा लोग पैसे कमाने के चक्कर में करते हैं। और कम से कम 6-7 ऐसे अच्छे स्कूल हैं जिनमें अपनी गौशाला भी है, गौशाला बनाने की कोशिश और गौशाला भी चलती है। पर वो एज ए स्कूल को डिस्टर्ब नहीं करते, क्योंकि वहां स्कूल के पास रख के उसका सारा दूध और ये सब स्कूल का ध्यान फिर उसमें अर्थव्यवस्था में नहीं जाता है। पर वो एक किस्म की स्कूल से अटैच ये दोनों चीज, राइडिंग क्लब और हॉर्स राइडिंग, और ये जो गौशाला दूध के लिए और ये एजुकेशन के लिए भी ये होती है। ऐसे ही कुछ हमारे एग्रीकल्चर कॉलेजों में तो सब में ही है, लेकिन कुछ ऐसे कॉलेज भी हैं जिसमें प्राकृतिक के लिए बताया जाता है, तो उसमें कुछ खेती और बाकी में भी अच्छा एजुकेशन दिया जाता है। तो ये मेरा तो इतना ही एक्सपीरियंस है। हो सकता है, होना चाहिए और बहुत जरूरी है।
जी, बहुत बहुत धन्यवाद। मैं यहाँ पर एक प्रेजेंटेशन दिखा रहा हूँ, फिर उसके बाद मैं कुछ और बातें करना चाहूँगा। ये पीपीटी दिख रहा है क्या? ये सबको दिख रहा है सबको? आप भी। हाँ हाँ, दिखा था जी, दिखा। दिख रहा है, दिख Good. रहा है। गुरुकुल ऑन एचआर डीपी। अच्छा, होलिस्टिक रूरल डेवलपमेंट प्रोजेक्ट, ये जी मतलब जी जी होलिस्टिक में जो हमारा आधार है वो गौशाला है, जी। गाय है, और गाय के आधार पर हम ये सारी चीजें हमने दिखाने की कोशिश किया है। इसमें जो सबसे पहला चीज है कि ये जैविक कृषि, प्राकृतिक कृषि और गौशाला, ये दोनों एक दूसरे के पूरक हैं। और उसके आधार पर फिर उसके बाद ये ग्रामोद्योग, और जो ये एक है कि आज जो हम लोग जो प्रैक्टिकल कहीं आप देख रहे हैं कि जहाँ मॉडर्न एजुकेशन है, वहाँ पर इसको हम लोग प्रैक्टिकली इसको हम लोग जोड़ नहीं रहे हैं। जैसे योगा, आयुर्वेद, योगा के नाम पर आसनास तक हैं, योगासन, प्राणायाम, लेकिन बाकी जो है कि हम आयुर्वेद और उससे जुड़े हुए जो प्रोडक्शंस हैं उसको हम लोग कर सकें या नहीं, ये सब मिला लेते हैं, तब इसको हम लोग, यह गुरुकुल विज्ञान आध्यात्म के समन्वय का गुरुकुल, वेद और विज्ञान। इसमें देख लीजिए, एक ये आप लोगों ने देखा कि जो नेचुरल इको फ्रेंडली ऑर्गेनिक फार्मिंग यानी प्राकृतिक खेती, जिसमें कि हम लोग देसी गाय का जो गौशाला है उसमें हम लोग आज जो रासायनिक खाद से मुक्त हम लोग खेती कर सकते हैं, उसका अगर ये प्रयोग किया जाए, ये देखिए अक्षय कृषि का जो यहाँ पर आप ये देख रहे हैं कि ये एक सर्कुलर फार्मिंग है, अक्षय कृषि, जिसको ये पर्माकल्चर के नाम से भी जाना जाता है, जो ये गंगा माँ मंडल के नाम से हमने देखा था। प्रोफेसर धाबोलकर जी का प्रयोग हमारे दीपक सचदे जी किए, जो हरदा में, जिन्होंने इसका फिर फार्म लगाया था, और यूसुफ मेहर सेंटर तारा में ये प्रयोग हुआ था। और अभी हमारे साथ कल्याण दादा भी हैं, तो उनको वो इस पे और आपको प्रकाश डाल सकते हैं। तो मैं यही देख रहा हूँ कि ये जो प्रैक्टिकल हुआ, इसमें हम लोग इंटीग्रेटिव करने की कोशिश हमें करनी है। अब इंटीग्रेटिव करने में सबसे पहला चीज कि गौशाला मूवमेंट को, जो पंचगव्य है, सेल्फ सस्टेनेबिलिटी, या जो हर अर्थव्यवस्था, हेल्थ, स्वास्थ्य और ऊर्जा, यह सब प्रोवाइड पैदा किया जा सके। अभी देखिए, हम यहाँ रहते हैं फरीदाबाद में। फरीदाबाद में यहाँ के एमएलए से भी मैंने बात किया, बीजेपी की सरकार है, बीजेपी के एमएलए हैं, और यहाँ गायों को आप देखेंगे रोड पे, सड़क पे, कहीं भी बैठे हुए। और लोग, यहाँ के लोग स्वावलंबी हैं, संपन्न हैं, पैसे हैं, और अभी जो आसपास में जितने, नवी मुंबई, सॉरी, नोएडा, ग्रेटर नोएडा, फिर गुड़गांव, और अब फरीदाबाद, ये दिल्ली एनसीआर जितना है, तो फरीदाबाद में, ग्रेटर फरीदाबाद के लिए भी ज़मीनें खरीदी गई। तो इनके पास पैसे की दिक्कत नहीं है, लेकिन कोई भी ऐसा गौशाला नहीं है। आप देख रहे हैं नीचे यहाँ पर एक गौशाला का फोटो है, तस्वीर है, जहाँ पर हर तरह की गायें एकदम बिल्कुल खुलेआम है ना, और इनको हम रख रहे हैं। अब इसमें हम लोग, ये हमने एक बार, जो कुछ हमारे साथी हैं, जिन लोगों के साथ हमने इसकी इकोनॉमिक्स को निकालने की कोशिश किया कि अगर गाय का जो पंचगव्य में, जो गाय दूध नहीं देती है, जो गाय से ये जो पांच गव्य है ना, दूध, दही, घी और गोमूत्र और गोबर, तो हम ये तीन चीज मान लीजिए नहीं मिलती है, ठीक है, तो उसके बाद भी गोमूत्र और गोबर, इनसे हम क्या क्या कर सकते हैं? तो देखिए, यहाँ कर गोमूत्र से 24 तरह के पदार्थ बनते हैं। फिर इसके बाद आपके ये बायोगैस प्लांट, और उससे बिजली तक बन सकती है।
इस पर भी अगर एजुकेशन हो, यानी कि हम लोग इसको रूरल डेवलपमेंट प्रोजेक्ट बचपन से, मान लीजिए 8वीं 7वीं 8वीं के बाद बच्चा, जैसे किसान का बच्चा खेती करने के लायक वो 12-13 साल में तैयार हो जाता है, तो वह समझता है एग्रीकल्चर को, तो क्या हम इस एजुकेशन सिस्टम में इन चीज़ों को पढ़ाने के लिए हम लोग कैसे काम कर सकते हैं और कैसे इंटीग्रेट कर सकते हैं आज के इस एजुकेशन के साथ, इसको हम लोग जरा सोचें। अब देखिए, इसमें ये जो देख रहे हैं ना, यहाँ लिखा हुआ है, गौ आधारित खेती से ही सोने की चिड़िया बनेगा भारत। राइट। अब ये यहाँ लिखा है कि ये जो गौ कृषि है, ग्रामोद्योग है, नेचुरल इकोनॉमी बेस्ड, ये जो 3 त्रिस्तरीय कोऑपरेटिव हमें बचपन से बच्चों के माध्यम से हम लोगों को बनाने की आवश्यकता है, जिसमें कि है फार्मर कोऑपरेटिव, ये देखिए, प्रोड्यूसर कोऑपरेटिव और कंज्यूमर कोऑपरेटिव। यानी कि जो जो किसान है, वह किसान एक्चुअली इस गुरुकुल में वह गुरु है। जैसे हम सबसे पहले हमने सुमेर सिंह राजावत जी को आमंत्रित किया, डॉक्टर ब्रिगेडियर राजाराम यादव जी को आमंत्रित किया, और भी हम साथी लोगों को भी बुलाना चाहेंगे जो लोग प्रैक्टिकली खेती कर रहे हैं, क्योंकि वो पहले गुरु होंगे इस शिक्षा व्यवस्था के, क्योंकि वो खेती कर रहे हैं और गौ आधारित कृषि कर रहे हैं। तो गौ आधारित कृषि कर रहे हैं, तो जब मान लीजिए हम लोग ऐसे विद्यार्थियों को, जिन स्कूल्स के कॉलेजेस के बच्चे इस प्रोजेक्ट को लेंगे, जब तक सरकार इसको अपनी एक योजना नहीं बनाती है कि इसको एजुकेशन करिकुलम में डाला जाए, और बुकिश एजुकेशन के जगह पे बच्चों को हम बचपन से आर्थिक स्वावलंबन, और जो भारत की 70% जो अर्थव्यवस्था है, क्योंकि यहाँ पर देखिए, ये स्लाइड को थोड़ा हम बड़ा कर देंगे, आप लोग अपना मोबाइल पे हैं तो आप लोग ऐसे एक्सपेंड करके बड़ा करके आप लोग देख सकते हैं कोने में, कि ये जो लिखा हुआ है कोने में, वहाँ पर गौ आधारित खेती से ही सोने की चिड़िया बनेगा भारत। आप लोग अपने मोबाइल पे एक्सपेंड करके देख सकते हैं, लैपटॉप में है तो थोड़ा उसका दूसरा तरीका है। और उसके नीचे पंचगव्य देख लीजिए, पंचगव्य का ही फोटो बना हुआ है, और हमने नीचे में पंचगव्य के प्रोडक्ट्स के कुछ फोटो दिखाए हैं। देखिए कितना अच्छा पैकेजिंग है, आप लोग देखिए नीचे में, अगर आप लोग देख पा रहे हैं तो। और ये देखिए, कपड़ा बुनने की ये सब सब काम है। अब ये बच्चा, ये बचपन से क्या हम लोग सिखा सकते हैं? अब देखिए, इसमें टॉपिक्स लिखे हैं, आयुर्वेदिक एंड नेचुरल फार्मिंग, गौ कृषि ऑन फार्मर्स कोऑपरेटिव, काउ बेस्ड फार्मिंग, पंचगव्य, जीवामृत, इंडिजिनस सीड्स, ऑर्गेनिक मैन्योर एंड सॉइल कंजर्वेशन। राइट। उसके बाद है विलेज इंडस्ट्रियलाइजेशन, ग्रामोद्योग, इको फ्रेंडली रूरल इकोनॉमी ऑन प्रोड्यूसर कोऑपरेटिव। मतलब अब ग्रामोद्योग हमें जो खड़ा करना है, किसान फिर दूसरे लेवल पर है कि हम आगे अभी स्लाइड में दिखाएंगे कि हम कच्चा माल का एक्सपोर्ट जो कर रहे हैं उसको कैसे बचाएंगे। और यहाँ पर मिलेट्स है, जो कोऑपरेटिव में हमारे साथ अगर डॉक्टर सुभाष नालंगे जी अगर हैं तो वो इस पर प्रकाश डाल सकते हैं कि किस तरह से इसको हम लोग एजुकेशन में लाने की आवश्यकता है। तो इस एजुकेशन में हम लोग इसको, जो विलेज इंडस्ट्री है उसको सिखाना है। अब मैं जब वर्धा गया और सेवाग्राम गया, तो सेवाग्राम में देखा कि सेवाग्राम में इसकी जो भी ग्रामोद्योग वहाँ है, और वहाँ पर जो नई तालीम की जो शिक्षा का जो गुरुकुल है, स्कूल है जो वहाँ सेवाग्राम में, तो वहाँ पर बच्चों को खेती के साथ और चरखा चलाने के साथ, यह ग्रामोद्योग जो नीचे देख रहे हैं आप लोग, हैंडलूम वीविंग, ये सब का, ये सब काम के लिए बच्चों को जोड़ा जाता है। तो इसको हम लोग, और ऐसा नहीं कि वो बच्चे पीछे पीछे रह जाते हैं शिक्षा में, उन बच्चों से भी आप इंजीनियर, डॉक्टर और साइंटिस्ट और आईआईटी में जाना, और इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट में जा करके मॉडर्न एजुकेशन में भी जा सकते हैं। लेकिन उसकी आवश्यकता है क्या, इस पर सोचा जाए। कितना प्रतिशत जॉब, कितना प्रतिशत रोजगार हमारा यह जो आज का एजुकेशन हुआ प्रोवाइड करता है? 10 से 20% बस वाइट कॉलर जॉब। बाकी 80% रोजगार हमारी कृषि से ही हो सकता है। और कृषि का मतलब गौ आधारित कृषि ये है। अभी इसमें सारे जो नाम देख लीजिए, इको फ्रेंडली हर्बल प्रोडक्ट्स, जो आयुर्वेदिक जितने भी प्रोडक्ट हैं, वो सारे प्रोडक्ट हम लोग
वहाँ वो उसी ग्रामोद्योग में सिखा सकते हैं, बचपन से सिखा सकते हैं। फिर हैंडलूम, पॉटरी, इंडिजिनस क्राफ्ट, फिर ये सारी चीज हम लोग कर सकते हैं। और ये विकेंद्रित अर्थव्यवस्था के आर्थिक स्वावलंबन का, गांव को स्वावलंबी बनाने में, जो है अस्मिन् ग्रामे विश्वम परिपुष्ट दर्शनम, ग्राम गीता में जो टुकड़ोजी महाराज ने लिखा है। अब देखिए, यह जो विलेज इंडस्ट्री की बात है, उसमें ये पंचगव्य काम ने नाम दी, वही चीज हमने फिर से ग्रामोद्योग पर बात किया, राइट। कि अब ये देखिए, यहाँ लिखा हुआ है, कच्चा माल हो जहां उद्योग लगे वहां, कच्चे माल का निर्यात बंद होगा, पके सामान का आयात बंद होगा, यदि वह स्थानीय सामाजिक आर्थिक क्षेत्र में उत्पादित होता है, कृषि को उद्योग का दर्जा मिलेगा। अब यह देख लीजिए, ये सब देख रहे हैं ना, कि ये ग्रामोद्योग के अलग अलग तस्वीर हैं। और इन तस्वीरों में जो ये जो एक छोटा सा मार्केट का ये फोटो दिख रहा है, इसको भी आप लोग अपने मोबाइल पे बड़ा करके आप देख लीजिए कि किस तरह से ये तस्वीर है। और उसके बगल में इधर आप देखिए, कितने लेफ्ट साइड में, बीच में जो लेफ्ट साइड है, जो कच्ची घानी के ऊपर वाला जो फोटो है, वहां पर आप देखेंगे तो आप कितने सारे प्रोडक्ट्स हैं जिसको कि ग्राम उद्योग से ला रहे हैं। लेकिन क्या ये हमारी बहुराष्ट्रीय कंपनियों की मार्केट से अभी compete कर पा रहा है? क्यों? क्योंकि आज की भी हमारे जो 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 समाज के लोग हैं, वह अभी अभी अपने बच्चों को इस शिक्षा पर, किसान का ही बच्चा की हम बात कर रहे हैं, 70% भी अगर हम लोग जो किसान हैं, वह भी अगर ये समझ ले कि ये ग्रामोद्योग और गौ गौ आधारित कृषि और फिर उसके बाद उससे उत्पादित होने वाले पंचगव्य को हम लोग जोड़ लें, तो कि क्या हम लोग इसको इस इकोनॉमी को एस्टैब्लिश कर सकते हैं? इस पर थोड़ा सोचा जाए। देखिए, एक एग्जाम्पल है हमारे पास, ये जो कपास से कपड़ा बना रहे हैं, यह है प्रहलाद नेमाड़े जी। प्रहलाद नेमाड़े जी अकोला जिला, महाराष्ट्र के अकोला जिला में अकोट नाम के गांव में, तालुका में, ये प्रहलाद नेमाड़े जी का चरखा, ये इनका जो 5 स्पिंडल का ये चरखा, और इस यहाँ पर भी दिख रहा है, इस चरखे से फिर उसका धागा, धागा से फिर ये कपड़ा बनाने तक का इनका पूरा जो सफ़र है, तो वह सफ़र इस तरह से आप यहाँ पर हमने इनका देखा था। जब मैं किस शेतकरी आत्महत्या बचाओ आंदोलन में शामिल था वहाँ पे विदर्भ में, तो ये किसान आत्महत्या क्यों कर रहे थे, इस पर हमने इसको समझा। अब आइए, अब ये सब करने के लिए हमने फिर वहाँ पर हम लोग एक यात्रा निकाले थे हमारे एक स्वामी जी के साथ, विदर्भ और मराठवाड़ा में, जिसमें हम लोग यात्रा में हम लोग कीर्तन करते थे। कीर्तन करते हुए गांव में प्रवेश करते थे, साधु सन्यासी लोग हम लोग थे, तो वो लोग सोचते थे कि महाराज जी कुछ आए हैं, सब प्रवचन करेंगे। और हम लोग वहां पर बात करते थे यही पंचगव्य की, ग्रामोद्योग की और जल संरक्षण की। वो इस यात्रा था ही जल संरक्षण यात्रा। लेकिन हम लोग सब साधक हैं, हम लोग योग आयुर्वेद सिखाने वाले लोग हैं, प्रैक्टिस करने वाले लोग हैं। लेकिन योग आयुर्वेद के बाद क्या, जितने ये जो आज जो योग सिखाने वाले आचार्य हैं, योग शिक्षक हैं, आयुर्वेद आचार्य हैं, उन सबों को यह काम लेना चाहिए कि गौशाला आधारित प्रमोशन करना चाहिए और उसको फिर स्कूलों से जोड़ना चाहिए। देखिए, यहाँ पर वही सब बच्चे हैं जो लोग ये साधना करते हैं, कंप्यूटर भी चलाते हैं, खेती भी करते हैं। और ये gurukul.edu वेबसाइट है, यहाँ पर लिखा है, आप इसमें देख सकते हैं कि इसमें सीखने वाले लोग हैं ये सब। उसी में देखिए एक तस्वीर है, एक बच्चे यहाँ पर खेती कर रहे हैं, थोड़ा सा खेत में भी काम कर रहे हैं, ध्यान भी कर रहे हैं, योगासन भी कर रहे हैं। और उनके पढ़ाने वाले एक सन्यासी हैं जो खुद खेती भी करते हैं। तो ये है एक मतलब यहाँ एक इसका प्रयोग है, हमारे कल्याण दादा जानते हैं, वो अपना झारसुगुड़ा में एक स्कूल है, जो वहाँ पर हमारे एक सन्यासी हैं जो इसको प्रयोग कर रहे हैं। तो इस तरह से इसको नव्यमानववादी शिक्षा कहा गया है। और मतलब मानवतावाद के साथ प्रकृति और मानव का जो समन्वय है। और जितने जीवन विद्या के बहुत सारे प्रोजेक्ट्स में हमने देखा कि ये जीवन के साथ जोड़ करके और इसको इस तरह से डेवलप करने के लिए सही शिक्षा को जोड़ने में अपना मनुष्य को मनुष्य बन करके
और मनुष्य को देवत्व के गुण और वसुधैव कुटुंबकम की भावना डेवलप करने वाले, जिसमें हमने पहला पॉइंट दिया ना कि इस वसुधैव कुटुंबकम, जिसको नव्य मानवतावाद शिक्षा की बात कही है, उसमें ये देख लीजिए कि बच्चा जो है वह होलिस्टिक यूनिवर्सल लव वसुधैव कुटुंबकम अष्टांग योग इसमें सब में परिणत है। प्रकृति के साथ देख लीजिए कि वह खेती करेगा, और पौधों के साथ बड़ा होगा, उसमें सब काम करेगा। तो इस तरह से अप्लाइड लर्निंग, योग और ध्यान साधना, ये सब है। इसको मैं आगे बढ़ता हूँ क्योंकि योग पर ज़्यादा बातें आ गई, लेकिन शुरू का हमारा जो विषय है वो यही है। और जितने भी जो आदि गुरु शिष्य परंपरा में जो हमारे जो लोग रहे, यह सब भी उस यही चीज़ करा है कि यहाँ तक कि देखो जो ईश्वर तुल्य जो लोग रहे, वो लोग भी गुरुकुल में जाकर के उन्होंने भी गाय पाला। हमारे भगवान कृष्ण को तुम गोपाल बोलते हैं ना, गाय के पालक, गोविंद, गाय को आनंद देने वाले। तो इसीलिए ये शिक्षा व्यवस्था है। अब आज सभी गुरुओं का हम नाम तो लेते हैं, लेकिन गुरु कहाँ हैं वो पता नहीं। और मॉडर्न एजुकेशन क्या हो गया आप तो जानते ही हैं। इसीलिए आज हम इसको फिर से वापस लाएं। कुछ एग्जाम्पल्स हैं कुछ हमारे गुरुकुल के वर्ल्ड वाइड। ये हमें ये है कि इस व्यवस्था में आप हम सब लोग ये जुड़ सकते हैं। आप हमारा यहाँ नंबर है, आप लोग इसको नोट कर सकते हैं। धन्यवाद। तो अब मैं थोड़ा सा सबसे पहले हमारे कल्याण दादा को मैं आमंत्रित करना चाहूँगा। कल्याण दादा, आप इस पर जो हमने अभी जो बात रखा, इसमें आप जो उड़ीसा में आप और कई जगह देश भर में यूसुफ मेरेली सेंटर का भी मैंने उदाहरण दिया था, तो इस तरह से कैसे आप देखते हैं इसको प्रैक्टिकली हम लोग फैला सकते हैं। और जो हम लोग अभी जो ब्लॉक एडॉप्शन प्रोग्राम है, जो हमारा हर दिन का जो दूसरा विषय रहता है, तो इसको किस तरह से हम लोग ब्लॉक एडॉप्शन प्रोग्राम, जो माँ बाप की बात करते हैं हमारे ये दादा, तो इसको कैसे कर सकते हैं कल्याणानंद जी? धन्यवाद। नमस्कार सबको। मुझे थोड़ा इस पर गो आधारित जो अर्थव्यवस्था को लेकर के थोड़ा चिंता है उड़ीसा संदर्भ में। उड़ीसा में एक तो काफी लोग का आज तक, मतलब देश आजाद के 70-75 साल हो गया, अभी भी 4 डिसमिल जमीन के लिए, अपना लैंड बैठने के लिए जमीन प्राय 5 लाख परिवार लगभग अभी भी नहीं है लोग पास। और यहाँ का जो पर कैपिटल लैंड है, मुश्किल में 6 डिसमिल भी नहीं है पर कैपिटल लैंड। तो इस लेकिन इसमें हम लोग को देखना पड़ेगा कि हमारे गांव के व्यवस्था में आज भी खेती के बाद सबसे किसी का बड़ा योगदान है अर्थव्यवस्था में, वो गाय का है। ये हमारे परंपरा के साथ जुड़े हुए हैं। आज परंपरा के साथ, खेती के साथ जुड़ा हुआ था, आज अपना अर्थव्यवस्था से जुड़ गया है। लोग कुछ नहीं है तो ये गाय अभी भी रख कर अपना गुजार करते हैं। अगर हम इसको और मजबूत तरीका से, एक व्यवस्थित तरीका से हम लोग करना चाहते हैं, तो उसको गाय को किसान के साथ जोड़ना पड़ेगा, गोवंश को किसान के साथ जोड़ना पड़ेगा, और किसान गो आधारित अर्थव्यवस्था को मजबूत करने के लिए व्यवस्था उस तरह बनाना पड़ेगा। आज व्यवस्था जिस तरह है कि, और एक मॉडल की तरह, जिससे दादा ने बताए, अंतरंग दादा ने बताया कि इस तरह के एक मॉडल खड़ा करना पड़ेगा, जहां
एक इंटीग्रेटेड फार्मिंग से लेकर के, एजुकेशन से लेकर के, गाय के अर्थव्यवस्था से लेकर के, कि हमारे आज प्रमुख चर्चा है गो आधारित अर्थव्यवस्था। तो गो आधारित अर्थव्यवस्था ही एक व्यवस्था है। आज भी 60-70% लोग उड़ीसा में, करीब मैं तो बता रहा हूँ कि गोधन हर साल घटते जा रहे हैं। यहाँ कई वजह है उनका, लेकिन आज भी 40% 50% लोग सिर्फ गाय पर आधारित, अपना जमीन नहीं है, 1-2 गाय रख कर भी अपना गुजार मतलब फैमिली चलाते रहते हैं। उसको और थोड़ा सा व्यवस्थित करना पड़ेगा, क्योंकि गाय का सबसे पानी का दिक्कत है। पानी यहाँ एक एरिया ऐसे है कि उड़ीसा के कोस्टल बेल्ट छोड़ करके अगर साउदर्न बेल्ट जाए, नहीं तो वेस्टर्न बेल्ट जाए, वहाँ पानी का बहुत दिक्कत है। आज धीरे धीरे पूरा घटते जा रहा है। तो जो बात रखे थे ब्रिगेडियर साहब की लास्ट टाइम, कि इसको कैसे कोऑपरेटिव बेसिस पर 10 आदमी मिल करके, 20 आदमी मिल करके एक बड़ा गौशाला, क्योंकि हर घर में घर तो नहीं है अपने रहने के लिए, और वो एक गाय रखने के लिए कि भैंस रखने के लिए उसको जगह मिलना बहुत मुश्किल हो रहा है। लेकिन अगर गांव में 10, 20, 25 लोग मिल करके, जैसे पहले की व्यवस्था था, आज भी कई गांव में है कि एक ही रखें, पूरा गांव का गाय 50, 100, 200 गाय आज भी देखा जाता हूं, मैं देखता हूं कि एक जगह पर रखा जाता है। तो इसको थोड़ा सा सरकारी व्यवस्था भी करे, नहीं तो इस तरह का संगठन हम जैसे चाह रहे हैं कि जो कोऑपरेटिव बेसिस पर उसको चलाने के लिए चाह रहे हैं, उसको और थोड़ा सा हम लोग अपना योगदान दे, ताकि और कैसे व्यवस्था सही हो, ताकि ये व्यवस्था हो। तो मुझे इतना ही कहना है कि इस तरह का मॉडल भी 1-2 जगह पर हम लोग, जैसे झारसुगुड़ा बताया कि ये कि अच्छा, क्योंकि 7-8 एकड़ जमीन पर 2 जगह पर हम लोग अभी बनाए, झारसुगुड़ा में बनाए, जहाँ 7-8 एकड़ जमीन है, स्कूल है, वहाँ अनाथ बच्चे हैं, वहाँ एक एग्रीकल्चर रिसर्च सेंटर जैसा है, वहाँ फिशरी है, वहाँ एक डेयरी फार्मिंग जैसे गाय को रख करके ये करते हैं। उस गाय के गोबर से वहाँ खेती होता है, उस गाय के दूध से हॉस्टल के जो बच्चे हैं 60-70 बच्चे, उनको दिया जाता है। तो मतलब है कि सेल्फ सफिशिएंट होते हैं, वहीं से खेती होते हैं, तो वहीं के बच्चे लोग को खिलाया जाता है, और बाहर से बहुत कम निर्भर करना पड़ता है। वहाँ गेहूं होता है, धान होता है, सब्जियां होता है, दूध होता है, फल हो जाता है। तो बहुत बगीचा बनाया गया है कि अमरूद का बगीचा और पपीता का बगीचा, सहजन का बगीचा, तो उसमें पूरी सेल्फ सफिशिएंट होते हैं। हम लोग 7 एकड़ जमीन में उनको एक प्रयोग किए, देखने के लायक है, वहां जहाँ 500-600 बच्चे पढ़ते हैं। तो इस तरह का जगह जगह पर हम लोग करे, और प्रमुख स्तर पर लोग को बुला करके, गाय को डर रहे हैं, क्योंकि यहाँ का गाय जो हम सरकारी स्तर पर बोलते हैं कि सिर्फ जर्सी गाय आपको सब्सिडी मिलेगा, आपको इस तरह का गाय को सब्सिडी मिलेगा, ये एक भी प्रॉब्लम है। तो उसको हम हमारे जो जिस तरह के एक वेराइटी का, जैसे गिर गाय के, यहाँ गिर गाय अच्छा से हम लोग प्रयोग करने के लिए, मैं गया था गिर गाय, जहाँ करीब करीब 2000 गिर गाय रखा गया है चरनी में, पटना सॉरी बॉम्बे के चरनी के आसपास एक गौशाला है हॉस्पिटल का, उनका पोता उनका अध्यक्ष है शायद। मैं उनका 2 बार विजिट किया हूँ, जहां पर 3 जगह पर 1800 से 2000 लगभग गिर, सिर्फ गिर वेराइटी के गाय रखा गया है। तो इस तरह का गाय को हम लोग प्रमोशन करना चाह रहे हैं उड़ीसा में, ताकि गिर वेराइटी के गाय, यहाँ का क्लाइमेट से ये होता है, यहाँ ना जर्सी ना आपका हॉलिस्टन, इस तरह को गाय को, जिस तरह को लोग बोलते हैं कि ये 10 लीटर 20 लीटर दूध देने के लिए, लेकिन वो बहुत बड़ी नुकसान करता है। क्योंकि मैं करीब करीब 10 वेराइटी का गाय अपने खुद में रखे थे, जिसमें काफी में लस था, क्योंकि इस तरह ज्ञान भी नहीं था, लेकिन घर उस तरह ज्ञान भी थोड़ा चाहिए। गो आधारित अगर व्यवस्था हम लोग बनाना चाहते हैं, पहले एजुकेशन के साथ जोड़ना चाहिए, वोकेशनल एजुकेशन, जो हाई स्कूल के बाद जो 11-12 में बच्चे पढ़ते हैं, तो मिनिमम नॉलेज, कंपल्सरी नॉलेज हो 2-3 सब्जेक्ट में, उसमें मतलब वेटरनरी पर, उसको लाइव स्टॉक पर उनको नॉलेज थोड़ा दिया जाए, ताकि आगे जा करके
ये के समृद्ध, क्योंकि ये सबसे बड़ा अभी कलकत्ता यहाँ से नजदीक है, 400-500 किलोमीटर। यहाँ से विशाखापट्टनम में 200-250 किलोमीटर। ये दोनों जगह पर काफी डिमांड है दूध की, लेकिन यहाँ उड़ीसा में दूध का प्रोडक्शन बहुत कम है। सिर्फ हम लोग दूध के नाम पर पाउडर दूध पीते हैं शहर में, तो इसलिए यहाँ डिमांड भी है और यहाँ प्रोडक्शन कम है। और इस तरह का व्यवस्था को हम एक मॉडल की तरह हम कोशिश किए थे पिछले दिनों में, 15 साल पहले, लेकिन उनमें सफल नहीं हुआ। अगर आप लोग का सहयोग और टेक्निकल सपोर्ट मिलेगा तो हम फिर एक बार उसको एक कैंपेन की तरह, इसको एक मॉडल की तरह, इसको एक हम गो आधारित अर्थव्यवस्था को मजबूत करने के लिए हम एक बार कोशिश करके हम सफल बना सकते हैं। धन्यवाद। जी, बहुत बहुत धन्यवाद कल्याण दादा। और अ, मैं यही समझ पा रहा हूँ कि अभी जिन्होंने जो एग्जाम्पल दिया एक हमारा। बात और मेरे छूट गया, एक बात, ये जो जी गंगा माँ सर्किल और जो छोटा सा प्रोजेक्ट 30 बाय 30 के प्लॉट में हम लोग करते थे, मतलब 1000 स्क्वायर फीट की जमीन पर हम लोग को जो प्रयोग किया है उसमें कई वेराइटी को, क्योंकि कम पानी में, जहां पानी नहीं है, जहां थोड़ा सा जमीन है, एक मतलब 1000 स्क्वायर फीट से भी कम है जमीन, वहां भी अपने उतनी ही जमीन में एक परिवार को कैसे पाला जा सकता है, कैसे अपना सेल्फ सफिशिएंट हो सकता है, इसका प्रयोग हम कई जगह पर किए थे। तो इसलिए आप जो गंगा माँ सर्किल की जो खेती जो सर्किल का रखे थे, ये पानी जहां नहीं है वहां प्रयोग करने के लिए हम लोग को प्रमोट कर रहे हैं, किचन गार्डन के लिए प्रमोट करवा रहे हैं और सरकार से मिल करके करवाए थे। धन्यवाद। आचार्य जी, अगर जी, ये टाइम है जो तो मैं एक फूड फॉर थॉट, क्योंकि आप बहुत गाय के बारे में जानते हैं, तो मैं एक फूड फॉर थॉट आपसे डिस्कस करना चाहता हूं, अगर इसमें टाइम है तो। हाँ, नहीं, वरना मैं। जरूर। ये आपको आप मैं बुलाना चाह रहा था दोबारा। ये देखिए, गंगा माँ मंडल का ये एक फोटो दिख रहा है, आप लोग देख सकते हैं। ये हमारा यूसुफ मेहर अली सेंटर, जो जहाँ पर ये पहला प्रयोग दीपक सचदे जी ने प्रोफेसर दाभोलकर जी के नेचुरल इको फ्रेंडली फार्मिंग के नाम से किया था। ये वाला उसका तस्वीर है गंगा माँ मंडल का। और जो अक्षय कृषि में भी के नाम से भी जाना जाता है, बिल मॉरिशन का गंगा माँ, जो यहाँ पर अपने स्नान करने की पानी को भी कैसे इस्तेमाल कर लेंगे, और किचन का भी पानी हमारा जो जा रहा है उतने से पानी से भी खेती हो जाएगी। और किस तरह से ये सर्कुलर फार्मिंग में छोटे से ये बोलते हैं कितना, 10 गुंठा, यानी कि 1000 स्क्वायर फीट का ये एरिया में हो जाता है। जी। गंगा जी माँ बोलिए सर्किल कल्याण गंगा जी। माँ सर्किल सिर्फ 900 स्क्वायर फीट में, और टोटल प्रोजेक्ट है घर से नौ। गौशाला से लेकर के खेती से लेकर के वो 10 गुंठा है टोटल। जी। और देखिए, मैं जो आप ऊपर जो तस्वीर दिख रहा है आपको, जिसमें जिसमें यहाँ मैं गौशाला, जो ये सारी गायें जो हैं, ये सारी गाय कोई दूध नहीं देती। ये गाय मैं इन गायों को पालता था। जो गाय जो ये कत्ल खाने में जाने वाली होती थी, इनको ट्रक से रेस्क्यू करके जो बजरंग दल वाले सब देते थे, उनको मैं यहाँ पर लाकर रखता था। और इनसे गोबर और गोमूत्र से ये अक्षय कृषि का ये सब प्रयोग किया। तो ये सब आज की सरकार पता नहीं कैसे करेगी, क्योंकि मैं तो यहाँ पर फरीदाबाद में बैठा हूँ, एमएलए से बात भी किया, कुछ नहीं हो रहा है। सारी स्ट्रीट काउज ऐसे घूम रही हैं। इसका कितना बड़ा इकोनॉमिक्स है, कितना डेवलपमेंट हो सकता है पंचगव्य का, जो हमने दिखाया था यहाँ, सॉरी, कि ये सब हो सकता है, लेकिन फिर भी कैसे करेंगे, इस पर सोचना है। ये देख रहे हैं कि पूरी जो पंचगव्य है, इसकी इंडस्ट्रियलाइजेशन है, सब कुछ हो सकता है। तो ये है दुख की बात। अब कैसे होगा, क्या होगा, पता नहीं। आगे इस पर सोचा जरूर जाए कि कैसे हम लोग कर सकते हैं। तो ब्रिगेडियर राजाराम जी, अभी आप जो बात कर रहे थे,
वो जरा बताइए। ब्रिगेडियर राजाराम जी यादव जी। आचार्य जी, मेरी आवाज आ रही है क्या? जी आ रही बहुत अच्छे से। जी, मैं जो फूड फॉर थॉट्स से वो ये रखना चाहता था। आपने दो तीन जगह जिक्र किया कि ये खेती और शिक्षा और गौपालन, ये तो किसान और सारी बातें आती है, पर प्रकृति का काम क्या है? प्रकृति का तो काम केवल चेंजेबल है, वो जीव है। जीव में प्लांट्स आते हैं और एनिमल्स आते हैं, और हमारे परिवेश में इसको हम कहेंगे कि गाय है और खेती प्राकृतिक खेती है। तो ये तो सभी ह्यूमन बीइंग के लिए जरूरी है। जो प्रकृति का सब्जेक्ट है उसको तो सभी ने चाहिए। दूसरा, हमारी जो गाय है ये प्रकृति में सबसे पहले आदमी के साथ जुड़ी हुई है 12,500 साल पहले, और ये परिवार का हिस्सा है। और प्रकृति ने इसको उस लिए जोड़ा है कि ये इसके सारे प्रोडक्ट अच्छे हों सब तरह से, प्रकृति के संरक्षण में भी और पोषण में भी और दवाइयों में भी, और सब हो। पर मैं आपसे ये क्वेश्चन पूछना चाह रहा हूं कि एक तो हमारी गाय में जो विशेषता है वो क्यों है, और हमारी गाय, ये जो गाय, देसी गाय है जितनी भी, इसमें इसके पांचों प्रोडक्ट क्यों अच्छे हैं और जानवर से? इस पे एक बार विचार करिए। और क्यों अच्छे हैं? आपके जो पंचगव्य के पांच पदार्थ हैं उनका जो रॉ मटेरियल है, उसकी रॉ मटेरियल की क्वालिटी कैसे अच्छी है, क्यों अच्छी है, और अच्छी कैसे बनाई जा सकती है? क्या एक पॉलीथीन खाने वाली गाय का भी पंचगव्य अच्छा है? उसका कोई कारण होगा। तो मेरी इसमें 15-20 साल की बड़ी स्टडी है, और सबसे इंपॉर्टेंट ये है कि हमारी गाय हमारे एनवायरनमेंट में डेवलप हुई है, वो घास खाती हुई, जंगल में घूमती हुई, हाड़ में हुई है। उसमें सबसे इंपॉर्टेंट फैक्टर है, उसके चार पेट हैं और उसमें घास एक में डाल के, और उसमें माइक्रोबियल कंसंट्रेशन, जिसको आप देवी देवता कहते हैं, 33 कोटि कहते हैं, 33 टाइप कहते हैं, लेकिन वो करोड़ों में है। वो इंपॉर्टेंट है इसका, ये सारी गुणवत्ता आने में। और उसमें ही, उससे ही ये जो चीज जब तक वो बने रहेंगे तब तक ठीक रहेगा। अब उसका काफी ऐसी गायों में जिनमें वो बने नहीं रहते। उसमें क्या है, पहले तो आपका उसमें चार पांच चीजें हैं। उसमें किस एरिया में कौन सी गाय में ये डेवलप हुआ है, उस एरिया में उसमें ये सारे कीटाणु आते हैं। फिर इसके बाद ये कीटाणु जो पेट में जाते हैं, भोजन सारा बनाकर फिर हमारे लिए दूध, और फिर गोबर में भी पास होते हैं। एनारोबिक बैक्टीरिया हैं ये। और पास होने के बाद जब उस गोबर में भी शुरू शुरू में इन्वर्ट होती है, इसके बाद उसमें इन्फेक्शन शुरू हो जाता है। और वो खाद के रूप, मतलब कहने में ये चाहता हूं कि दूध और उसके और प्रोडक्ट हैं वो पोषण के लिए हैं, शुरू में बच्चे के लिए, गाय के लिए, और बाद में ह्यूमन बीइंग या जो भी यूज करना चाहे कोई भी एनिमल। और गोबर और मूत्र प्रकृति ने प्रकृति के लिए दिए हैं। उस प्रकृति में ये उसको दोबारा से जो मरे हुए जीवों का या किसी का भी जो वेस्ट मटेरियल है, उस मटेरियल को दोबारा से मिट्टी बनाने का काम ये करते हैं, पोषक बनाने का काम करते हैं। हमारी गाय में क्यों है ये ज्यादा? तो हमारी गाय में ये है कि इनमें सबसे पहले वो जीव हैं अंदर ह्यूमन में, वो सबसे ज्यादा, सबसे यूजफुल जीव इनके पास हैं, बहुत वैरायटी के। वो हमारे एनवायरनमेंट में भी है। और ये जो जीव हैं ये शॉर्ट लीव हैं। तो शॉर्ट लीव होने के कारण ये इमीडिएटली उसका गोबर बनाओ और उसको यूज करो। और ऐसे ही आपके पंचगव्य के आइटम हैं, ये भी तो ऑर्गेनिक मैटर है, इनका भी शॉर्ट लाइफ है। मैं आपको शुरू हुआ जो पंचगव्य, तो उसका कॉम्बिनेशन क्या था मुझे ज्यादा तो नहीं पता, पर मुझे ऐसा पता था कि 40% दूध था, करीब 20% उसमें घी था, और 15% दही था, और बहुत कम मात्रा में यूरिन और गोबर डाला जाता था। तो ये हमारे लिए ये वैक्सीन का काम ज्यादा था। चाहे आप कैंसर का इलाज समझ लो, चाहे और दूसरे कीटाणु का समझ लो, इसमें मिला के
और वो जो उसमें थोड़े बहुत ऐसे खतरनाक भी जानवर आ जाते थे या कीटाणु। और लेकिन इसमें अंदर जो कीटाणु होते हैं वो शरीर को रोग प्रतिरोधक से बचाने के लिए इम्प्रूव करता था, उसमें इम्यूनिटी बढ़ती थी। तो ये फॉरवर्ड थॉट मैं देना चाह रहा हूं कि ये बिल्कुल ठीक है। गोबर में भी, गाय के गोबर में भी उन कीटाणुओं के कारण, और गाय के उसमें तो एंटीऑक्सीडेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट, 3 है एंटीऑक्सीडेंट है, मेरी अपनी भी रिसर्च है और ये तो लिखा हुआ है। और गोबर में भी है गुणवत्ता, उसमें बहुत से एंटी फंगल है, एंटी बैक्टीरियल है, बहुत बहुत गुण है। लेकिन किस स्टेज में है, कितना है? तो ये जो कॉम्बिनेशन है पंचगव्य का, इस पे आप थोड़ा सा ज्ञान दें तो अच्छा है। इसको पांचों आइटम को शुद्ध रखने के लिए मैंने बीएचयू में एग्जाम दिया है, बहुत बहस के साथ, और बहुत मेरा पेपर भी पब्लिश है। शुद्ध रहने के लिए उस एरिया की लोकल गाय चाहिए, उसका खान पान केमिकल रहित चाहिए, उसका रख रखाव ऐसा चाहिए कि किसी भी गौशाला में दिल्ली में है वहां वही खरीब एनवायरमेंट खराब है, वो नहीं कर सकती, वो बीमार नहीं होनी चाहिए। उस टाइप का गोबर और मूत्र आएगा तो उसमें ये गुण ज्यादा होंगे और दूध में भी ज्यादा होंगे। दूध को तो आप, जैसे हमारी गाय की सबसे पहली जो एनवायरमेंट में डेवलप हुई हार्ड में रहती थी, अब एक एक गाय रखने से उस गुण डेवलप ही नहीं होते, उसमें बैक्टीरिया ही पैदा नहीं होते जो यूजफुल बैक्टीरिया है। तो ये आप इसमें ज्यादा वो करते हैं, मेरा तो केवल गाय ही सब्जेक्ट है, पर ये पंचगव्य कैसे शुद्ध और पकड़े जाएं, तो उसमें हम गाय के लिए क्या करें? अब देखो, गाय जो चारा खाती है, हम अपने गेहूं खाते हैं, जो खाते हैं, उसमें कहते हैं कि रे इसमें इसमें ये जो इंसेक्टिसाइड ये डालकर हमने उसमें खतरनाक हो गया, कैंसर हो रही है। गाय तो वो घास खाती है, उसके पत्ते खाती है, उसके गेहूं के। उसमें तो सबसे ज्यादा, क्योंकि फोटोसेंसिटिव वहां होती है, उसमें सबसे ज्यादा ये कीटाणु, इनका असर है कीटनाशकों का। तो आदरणीय वो गाय ब्रिगेडियर खाती साहब, है हम तो विषय से बहुत भटक गए, पता नहीं कहाँ चले गए। मैं तो फूड फॉर थॉट पूछ रहा अरे हूँ नहीं आचार्य नहीं, जी से। फूड नहीं, अभी विषय पे अगर हमने इसको क्लोज नहीं किया तो हमारी 4 दिन की मेहनत से जीरो हो जाएगी। नहीं, 4 दिन बहुत से लगे हुए हैं इम्पोर्टेंट ना। है। चलो मैं छोड़ता हूँ, मैंने कुछ हाँ। कन्वे कर मैं दिया है आचार्य जी मैं को, अब मैं अलग से बात करना चाहता था, पर आज विषय हाँ। था तो मैंने बोल दिया। नहीं, मैं मैं इसको बंद इसमें करता हूँ। मैं अब इसमें अर्थ पे आ जाइए, अर्थ पे आ जाइए। बिल्कुल। हमारे अर्थ अर्थ को करने के लिए ये जो हमारा, चाहे पंचगव्य हो, चाहे दूध हो, चाहे गोबर हो, चाहे क्या हो, उसकी जब तक क्वालिटी नहीं अच्छी होगी उसका अर्थ कैसे आएगा? जी। आप जो, मैं आपको प्रैक्टिकली बता सकता हूं कि गाय के गोबर से आप खाद बनाते हो, जब तक खाद में वो जीवाणु उस एंगल से उस गाय का नहीं है, वो तब तक वो खाद भी अच्छा नहीं बनेगा। और दूसरा बात, आप कहते हो कि गाय का तो गोबर और मूत्र ही इससे गुजारा कर लो, क्या प्रकृति ने गाय के गोबर और मूत्र के लिए बनाई है? उसका दूध जरूरी है, नहीं है आज की डेट में, किसी हालत में उसको हमने खराब कर दिया है, तो उसको, उस दूध को वापस लाने के लिए क्या करते हो? वो है संवर्धन। आप उसको, ये गाय को आप इसका गोबर और उससे अर्थव्यवस्था बनाइए, लेकिन आगे चल के तो आपको गाय में तीनों तीनों चारों क्वालिटी लेनी है। ये कहना था, जी धन्यवाद। जी जी। आ, मैं इसमें एक्चुअली एक हाँ, बात जोड़ना पीछे चाह रहा हूँ। देखिए क्या है कि अभी हमारे बीच में कई सारे वरिष्ठ साथी जुड़े हुए हैं। आ, एक महत्वपूर्ण बात जो सबसे ये है कि हम, जो आज की विषय है वो है शिक्षा। गुरुकुल की हम बात कर रहे हैं, और वो भी आ, गौ आधारित, गौ अर्थव्यवस्था आधारित। तो गौ अर्थव्यवस्था आधारित गुरुकुल अगर हमें बनाना है तो पहला कितनी जमीन चाहिए होगी, जिसमें कि हम 500 विद्यार्थियों के लिए एक पूरा व्यवस्था बना पाए। 500 विद्यार्थियों के लिए या 1000 विद्यार्थियों के लिए, अगर हम इसको गांव ग्रामवार अगर तोड़ते हैं, और 7 लाख ग्राम पंचायतें हैं, और हम ये मान लेते हैं कि एक 7 लाख ग्राम है, और हम मान लेते हैं कि इन 7 लाख ग्रामों में हर गांव में एक हम गुरुकुल इस तरह का खोलेंगे,
तो उस गांव में कितने बच्चे होंगे पहले तो ये हमें असेस करना होगा, जो कि मतलब 7 साल से लेके और 19 साल के 20 साल के हों। तो ऐसा नंबर जो आएगा वो प्रत्येक ग्राम पंचायत, पंचायत में गलत बोल जाता हूँ, प्रत्येक ग्राम में ऐसे बच्चों की संख्या जो होगी वो 400 से 500 होगी। और उसमें भी सरकारी विद्यालयों में भी जाते हैं और बाकी जाते हैं। तो शुरुआत में अगर हम 5 गांव या 10 गांव को, 5 गांव को मिला के करते हैं तो वहां पे ये हम 500 लोगों का नंबर अचीव कर सकते हैं। फिर टीचर कहाँ से आएंगे? टीचर ऐसे आएंगे कि ये जो हमारे टीचर हैं, जो हमारे प्रशिक्षक हैं, वो तो कुछ ही है ना, उनका संख्या बड़ी सीमित है। अब हम प्रोग्राम बना रहे हैं 2 लाख गांव का या 1 लाख गांव का, तो हमें जो 5 लाख या 10 लाख लोगों की आवश्यकता है, कहाँ से आएंगे? अभी जैसे एकल विद्यालय वाला चला था, तो एकल विद्यालय का मतलब ये था कि बच्चे तो वहाँ कई सारे हैं लेकिन टीचर एक है। तो अब ये जो सिस्टम बनेगा, इस सिस्टम में कैसे चीजें चलेंगी, कहाँ से हमको शिक्षक मिलेंगे, और कैसे हमें इसको बनाना है कि इसमें हमें बच्चों से पैसे ना मांगने पड़े। क्योंकि शुरू में इसमें जो वीकर सेक्शन है, जो वीकर कम्युनिटी है, उसके बच्चे आएंगे। ये भी आप जान लीजिए, क्योंकि जो मजबूत लोग हैं, जो पैसे वाले हैं, उनको इन सब चीज़ों से कोई मतलब नहीं है ज्यादातर को, तो वो नहीं भेजेंगे। अब वीकर सेक्शन को आएंगे तो वो हम उनको क्या बोल के बुलाएंगे कि हम आपके बच्चों को क्या ऐसा देंगे जो सरकारी अस्पतालों में नहीं, स्कूलों में नहीं मिल रहा है। सरकारी सरकारी स्कूलों में तो मिड डे मील भी मिलता है, बस्ता भी मिलता है, कपड़ा भी मिलता है, कुछ भी नहीं देना पड़ता, हम क्या देंगे? तो ये सारे विषय फिर आ जाते हैं सामने। चलो हमने फ्री एजुकेशन दे दी और उस पे वो तैयार हो गए, और साथ ही साथ ये प्रॉमिस कर दिया कि एक अच्छा भविष्य उनके बच्चों का दिया जाएगा। अच्छा भविष्य दिया जाएगा, तो अच्छा भविष्य दिया दिया जाएगा तो कौन देगा? वो देने वाले कहाँ से आएंगे? क्या हम एक साथ 10 लाख टीचर खड़े कर सकते हैं कुछ समय में, कम समय में? कि कौन लोग होंगे जो कि इस स्तर पे जो है वो कम समय में ट्रेनिंग लेके और वो चीजें चला पाए? तो इसका जवाब आता है कि जो हमारे यहाँ की परंपरा है, जो हमारे यहाँ की आश्रम पद्धति होती थी, तो उसमें जो वानप्रस्थ और संन्यास आश्रम वाले लोग हैं, जो कि शहर में रहते हैं और काफी एजुकेटेड हैं, लेकिन अब उनके घर में ही ऐसा माहौल हो गया है कि वो बेचारे घुटन महसूस करते हैं। ऐसे लोग जो कि रिटायर्ड हैं और घर में बिल्कुल एकदम यूजलेस होके पड़े हैं, शहरों में रह रहे हैं जहाँ पे पॉल्यूशन भी है, हवा भी साफ नहीं है, तो सारी व्यवस्थाएं गड़बड़ हैं। तो ऐसे लोगों को क्या उपयोग में उनको, वो सब लोग पढ़े लिखे भी हैं, शिक्षित भी हैं, लेकिन उनका समाज में उपयोग कुछ रह नहीं गया है। कैसे उनको उपयोगी बनाया जाए? कैसे उनको इन कार्यक्रमों से जोड़ा जाए? और ऐसा एक व्यवस्था दी जाए जिससे कि उनको, जो उनके वानप्रस्थ संन्यास आश्रम के जो दायित्व हैं, ड्यूटीज हैं, वो भी पूरी होती रहें, उनका स्वास्थ्य भी सही रहे, उनका मानसिक स्वास्थ्य भी सही रहे, और वो समाज के लिए कुछ दे पाए, समाज को कुछ आ, मतलब व्यवस्थित कर पाए इन गुरुकुलों के माध्यम से। क्योंकि अब हम जो बोल रहे हैं, जो कह रहे हैं, वो यही कह रहे हैं कि हम पैसे नहीं लेंगे, लेकिन अब ये गौशाला है, जो वहाँ पे गौ आधारित कृषि है, और जो वहाँ पर कौशल विकास है, जो वहाँ पर अन्य जो चीजें हैं, जो शस्त्र और शास्त्र वाली जो बात होती थी, वो सारी चीजें जब जोड़ दी गई हैं, तो फिर एक कंप्लीट व्यवस्था बन रही है, और जो उससे आसपास के गांव हैं वो भी लाभान्वित हो रहे हैं। हम एक इसको एक व्यवस्था के तौर पर देख रहे हैं, जो आज के संविधान में, आज की परिस्थिति में हमें संविधान प्रदत्त है, उसको हम समुचित उपयोग करके इस तरह की नई व्यवस्था कैसे खड़ी कर सकते हैं जो वर्तमान व्यवस्था से का एक बहुत बेहतर विकल्प हो और लोग स्वतः उस पे चले आए।
लोगों को क्या चाहिए? लोगों को चाहिए फ्री शिक्षा, फ्री स्वास्थ्य, रोजगार और सामाजिक सुरक्षा। क्या ये हम चारों चीजें देने की स्थिति में है? रोटी कपड़ा मकान तो उसमें स्वयं से आ जाएगा। तो ये जो सातों चीजें हैं, रोटी कपड़ा मकान, शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार और सामाजिक सुरक्षा, अगर इस मॉडल में सभी के लिए उपलब्ध हैं, और ये जो हमारे समाज में जो निष्क्रिय या फिर जिनका अब समाज से प्रभाव खत्म हो गया क्योंकि उनकी उम्र 70 साल हो गई, 75 साल हो गई, और वो शहर के किसी एक छोटे से अपार्टमेंट में खोखे में रह रहे हैं, ऐसे लोगों को बुलाना कि आप आओ और यहाँ पर अब जीवन के बचे हुए समय समाज और राष्ट्र और प्रकृति के लिए दो। ऐसे कॉल करके क्या हम 10 लाख लोगों को जुटा सकते हैं? और 10 लाख लोगों के माध्यम से क्या 1 लाख ग्राम पंचायतों में, या फिर बाद में वो दूसरे स्तर पर 7 लाख ग्रामों में इस तरह का कुछ बनाया जा सकता है? इस स्तर का चिंतन है। मॉडल चाहे भले ही हम एक बनाएं या दो बनाएं या चार बनाएं, प्रारंभिक स्तर पे तो भले ही छोटे मॉडल होंगे, लेकिन उसके रेप्लिका बनाने में फिर टाइम नहीं लगेगा, क्योंकि वो लोगों को दिखाने के लिए होंगे और लोग उसको फटाफट अडॉप्ट भी करेंगे। दूसरे लोग, कोई जरूरी नहीं है कि हमारे माध्यम से हो, दूसरे लोग उसको समझे, सीखें और अपने माध्यम से चलाएं। तो ये विषय है। आदरणीय भाई कमलानंद जी ने हाथ उठाया है, मैं उनसे आग्रह करूंगा कि वो इस पर विचार रखें। आदरणीय भाई कमलानंद जी। भाई कमलानंद जी। भाई कमलानंद जी तो शायद सुन नहीं पा रहे हैं। आचार्य जी आगे बढ़ाइए। जी, बहुत बहुत धन्यवाद। दरअसल यह विषय यही है हमारा कि हम इसको समझें कि गौ आधारित अर्थव्यवस्था पर गुरुकुल की बात आज हो रही है। हम लोग एक्चुअली गाय पर ज़्यादा फोकस और अर्थव्यवस्था पर हम कर रहे हैं, लेकिन उसको गुरुकुल में कैसे लाया जाए, गुरुकुल कैसे चला जाए, ये हमारा आज का विषय है। वो एजुकेशन कैसे चले। तो इस पर मैं चाहता हूँ कि जो हमारे आज उपस्थित जितने ये साथी हैं, भाई कमलानंद जी, अगर आप अनम्यूट कर सकते हैं तो कृपया जय हो जय हो आप जय अपनी हो बात। जय हो जय हो जय हो जय हो हो सबकी जय हो। बहुत बहुत प्रणाम आचार्य जी। बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। आनंद। देखिए, अपना तो मत बड़ा साफ है। पहला, ये अकेले 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 जो काम हो रहे हैं ना, गुरुकुल अलग, गाय अलग, मार्केटिंग अलग, गौमूत्र अलग, पंचगव्य अलग, पेड़ अलग, जड़ी बूटी अलग, ये अलग अलग ने रीढ़ तोड़ डाली है। तो मैं बड़ा नम्रता के साथ सबसे अनुरोध करूंगा कि आप ये अलग अलग के बजाय अब उंगली की मुट्ठी की बात करें। अपने देश में 70% किसान 1 से 5 एकड़ वाले हैं, और वो केवल किसानी करते हैं, यानी एक फसल दो फसल लेते हैं। अगर गाय के साथ जीवन में उद्यमिता हो, देखिए सबका तो संभव नहीं है, मगर जिनमें उद्यमिता है और हर आदमी अब कुछ न कुछ नया करना चाह रहा है, तो मेरा पहला पॉइंट यह है कि चाहे गुरुकुल हो, चाहे वो अपना गौशाला हो, चाहे नर्सरी हो, चाहे अपना वो पंचगव्य का केंद्र हो, ये सब अलग अलग नहीं है, उनको एरिया में बांधना पड़ेगा। यही गलती नियोजन में हुई, यही गलती भारत सरकार में और यही विश्व के सरकारों में हो रहा है। WHO अलग है, FAO अलग है, UNDP अलग है, और उनमें भी इतने टुकड़े टुकड़े हैं कि कोई किसी की बात सुन नहीं रहा है। क्योंकि मैं ये लड़ चुका हूं और मैंने अपनी किताबों में लिखा है कि भाई एरिया बांटो। 7,000 ब्लॉक्स है, 3.5 लाख गांव है, तो ज्यादा बोलने की जरूरत नहीं है। मेरा पॉइंट यह है कि जब तक हम कन्वर्जन जिसको बोलते हैं नहीं करेंगे, ये अलग 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 चलेंगे। भारत में 550 जॉइंट सेक्रेटरी है, सब अपनी अलग 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 दुकान चल रहे हैं। ICR ले ले तो ICR में भी 50 डायरेक्टर है जो अपनी अपनी दुकान अलग चला रहे हैं। उसका असर यह है कि गांव में जाते जाते केवल शोषण का मॉडल चलता है। कोई बम्बू की बात कर रहा है, तो कोई जेट्रोफा की बात कर रहा है, तो कोई जड़ी बूटी की बात कर रहा है, तो कोई क्या ये
अपना इसकी बात कर रहा है जो ड्रमस्टिक है। तो अलग अलग की वजह से तहस नहस हो गया है। यहाँ आता है जैसे आयुर्वेद का है कि भाई नाड़ी पकड़ो तो सब भाग मालूम आ जाएगा, और ये एलोपैथी वाला टुकड़ा 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 दिख रहा है। तो ये फंडामेंटल हम सब समझ ले कि इसको आपको कन्वर्जेंस करना पड़ेगा। तो पॉलिटिकल पार्टी है, लीडरशिप है, नेतृत्वशाला है, जो भी विषय है उनको यूनिफाइड कमांड एक में देखना पड़ेगा। ये हमारी बहुत बड़ी गलती हो रही है विश्व की, और इसीलिए तहस नहस चल रहा है। और इसको तोड़ने का एक ही तरीका है बिजनेस मॉडल, वायबिलिटी का मॉडल। खेती में जैसी बम्बू आएगा, नर्सरी आएगी, पानी आएगा, छोटा मोटा मछली घर आएगा, गाय आएगी, खेत आएगा। मेरी बात हो रही थी अभी अपने पालेकर जी से, बहुत बड़े हैं, आरएसएस के बहुत अच्छे हैं, उनको सब पकड़ते हैं, पद्मश्री है। तो मैंने कहा साहब, पालेकर साहब, अभी अपन ले ले 7,000 ब्लॉक्स में 100-200 ब्लॉक ले ले जहाँ पे उबड़ खाबड़ जमीन है, बारिश नहीं हो रही है, गाय बची है, जंगल मुर्दा है, और ट्राइबल वो है, ये नक्सलाइट का एरिया है। हम वहाँ जो 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 अपना जीरो बजट वाला या जो नैसर्गिक वाला है उसकी बात क्यों न करे। तो वो बोलने लगे बात तो सही है आपकी, बैठकर बात करना है। तो मैंने कहा साहब अभी अपन बैठी तो है, अभी कौन से खड़े हैं। पॉइंट ये है कि एक तो समस्या की गंभीरता समझ ले, दूसरा पुराने अनुभवों का समझ ले। हमने जो जो किया अब तक प्रयास, बहुत प्रयास हुए, इसमें कोई शक नहीं है। फंड बांटा है, मैं प्लानिंग कमीशन में रह चुका हूँ, रूरल डेवलपमेंट में रह चुका हूँ, नॉर्थ ईस्ट में रह चुका हूँ, लंबा कहानी है। शॉर्ट ये है कि वही गलती हो रही है कि पैसा बांट अलग अलग इसमें हो। तो मेरा चूंकि पॉलिटिकल भी आपका मंच इसमें है, इसलिए मुझे लगा कि ये लेना चाहिए कि किसी तरीके से अपन यूनिफाइड कमांड करके एक साथ में जमीन पर गांव ले ले, ब्लॉक ले ले, और पूरी ताकत इसमें अपनी लगाए, उससे एक असर पड़ेगा, ऐसा मुझे पूरा विश्वास है, क्योंकि इसके अलावा कोई उपाय नहीं। तो पहला पॉइंट ये हो गया। दूसरा, हमारे जैसे पंजी बहुत प्रयास कर रहे हैं पिथौरागढ़ में, श्री श्री भी गए हैं, बहन जी भी चली गई है, और हमारा गुरुकुल का मॉडल, मैं छोड़ दीजिए मेकाले को, छोड़ दीजिए वो रचना जी कर रही है इतने सालों से प्रयास, कुछ नहीं हो रहा है, क्योंकि माइंड सेट वही है। अगर हम ये इसका मॉडल ले ले अपने ठाकुर जी का, और मेरा श्री श्री जी और पंजी और बहन जी से अनुरोध है कि पिथौरागढ़ में आप एक फोकस जिला लेके काम कर रहे हैं। सीडी रेशियो भी है, इन्वेस्टमेंट भी है, धंधे भी है, पेड़ भी है, फॉरेस्ट कवर भी है, वाटर हार्वेस्टिंग भी है, टूरिज्म भी है। क्योंकि पंजी ने जो किताब बांटी थी वहां, उसमें सब में बार बार ये बोला था स्मार्ट सिटी, क्या नाम है ये, पिथौरागढ़। और वो कुछ भी नहीं हुआ, एक आधा इधर उधर हो गया, क्योंकि वो सारा का सारा सरकारी खर्चा, सरकारी खोर खर्चा, सरकारी मानसिकता, सरकारी अफसर। तो मैंने अभी फिर से, अभी जब श्री श्री जी वहां गए, मैंने अनुरोध किया, मैंने श्री श्री जी कम से कम एक काम कर दीजिए, अभी उसको असरकारी और असरकारी स्मार्ट पिथौरागढ़ की बात कर लीजिए, धंधे बढ़ाने का धंधा कर लीजिए। अब मैं तो खैर जाने वाला हूँ वहां पर, अभी ये जनवरी के दूसरे तीसरे सप्ताह में जाने का विचार है। लेकिन पॉइंट ये ना, जाकर भी मैं क्या करूंगा अगर पूरी तैयारी नहीं है। जैसे अपवाद में जो जो आए, जो जो गांव ऑलरेडी धंधे में लगे हुए हैं, जो जो ऑलरेडी एक्सपोर्ट कर रहे हैं, वहां एक क्या बलवंत या क्या नाम है, वो भी 3 दिन पहले आए थे। वो बंदा ने कोई ग्रांट रिबेट सब्सिडी नहीं की, मछली भी कर रहा है, मुर्गा भी कर रहा है, गाय भी कर रहा है, सारे अपने दिमाग से, अपने प्रयास से। मैंने पॉइंटेड सवाल किए कि बेटा तुमको किसने बताया ये? बोले साहब मेरे को खुद मालूम हुआ है। तो इसका मतलब हुआ गौतम बुद्ध जी बहुत पहले बोल के चले गए, 2500 साल पहले, अपो दीप भव। कृष्ण भगवान बोल के चले गए गीता में, अरे भैया 18वां अध्याय का 63वां श्लोक। मेरा कहने का मतलब बड़ा शॉर्ट में पुनः अनुरोध करना है कि ये जो 15-20 लोग अभी है यहाँ पर, सब अपने अपने क्षेत्र के विद्वान हैं, कई उसमें पेंशन वाले हैं मेरे जैसे, कई लोगों ने चुनाव लड़वाए हैं, लड़ रहे हैं, जानते हैं इम्प्लीकेशन। ऐसा कोई भी नहीं है जो समझ नहीं रहा मामला कहाँ अटक रहा है। मैं सबसे हाथ जोड़ के पुनः अत्यंत नम्रता से प्रार्थना करूंगा, कृपा करके गंभीरता से लीजिए इस विषय को। एरिया लिए बगैर, ब्लॉक लिए बगैर, गांव लिए बगैर, जिला लिए बगैर कोई उपाय नहीं है। फिर हम वही गलती करेंगे और फिर उसी नाटक के भागीदार होंगे अंत में। ये जो अभी 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 मुझे स्विट्जरलैंड से एक मिले थे मीना जी,
मीना जी बहुत दमदार है, उनका योगा का बहुत बड़ा केंद्र है वहां स्विट्जरलैंड जिनेवा में। उन्होंने निमंत्रण भी भेजा है, देखो कैसा वो चलता है। मैं अनुरोध करूंगा कि जो ये दमदार लोग हैं जो विदेशों में गए हैं या भारत में भी, जैसे वो बलवंत, मेरे लिए बलवंत बहुत बहुत पूजनीय है। और मैंने बोला भी उसको कि बेटा आपके माँ बाप को हमारा प्रणाम, आपको जिन्होंने भी मेंटरिंग दिया, समझाया बुझाया, बहुत दमदार लोग हैं। प्रश्न ये है कि क्या हम ऐसे अपवादों से सीखने को तैयार है? क्या हम ऐसे अपवादों को रेप्लिकेट करने को तैयार है? ऐसे 50 मॉडल है हमारे दरमोड़ा जी ने छाप दिए है। एक और किताब छाप रहे हैं, वो अपवाद 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 अपवाद, उनके नंबर, उनका धंधा। और ये सब वो है जो सरकार से अलग है, सरकारी कंपार्टमेंटलाइज से अलग है। बहरहाल ये प्रयास बहुत अच्छा है। अभिषेक जी प्रतिदिन नया नया विषय लाते हैं। अब मुझे पता नहीं वो विषय आने के बाद, चर्चा के बाद, वो जमीन पर कोई असर करेंगे या फिर वो चर्चा चर्चा में रहेगा। मुझे विश्वास है असर पड़ेगा, जरूर पड़ेगा। प्रश्न केवल इतना है, क्या जल्दी असर पड़ सकता है? क्या हम ठाकुर साहब को लेकर, क्या हम वो जो क्या नाम है अपना, ये पिथौरागढ़ जिला, ये अगर और भी लोग मिलते हैं, अभी हमारे भाई साहब वहाँ हिमाचल में निर्विरोध चुनाव की बात कर रहे हैं, उनका इतना लंबा अनुभव है। हमारी उप्रेती जी है, इतने साल से चुनाव लड़ रहे हैं, और डायरी में उन्होंने भी लाया, अब आपको आशीर्वाद भी मिल गया अन्ना हजारे जी का। अगर इन सबके बावजूद एरिया लेकर धंधा नहीं बढ़ा, तो मेरे ख्याल से कहीं ना कहीं सोचना पड़ेगा हमारा संवाद का ढंग कम है। हम बातचीत ज्यादा कर रहे हैं और काम कम कर रहे हैं। जो भी हो, मेरी तो यही प्रार्थना है, भगवान से भी, आप सबसे भी, भारत माता से भी, प्रकृति से भी, समय से भी, सबको सद्बुद्धि दे, मामले को समझने की सद्बुद्धि दे के साथ विकल्प दे। विकल्प क्या उपाय है, क्या हो रहा है? वही गलती, वही लूट, वही धंधा, वही ग्रांट, वही बर्बादी। तो इससे तो कुछ भी नहीं होने वाला है, पक्की बात है। एनीवे, मेरी बहुत बहुत शुभकामनाएं। मैं निगेटिव नहीं लगना चाहता हूँ, लेकिन जैसा कि मैं पहले भी बोल चुका हूँ, अपना मॉडल है आजकल फुटो जी। बार बार बोल रहे थे अभिषेक जी रिटायर्ड लोग, ये लोग, अरे भैया बिल्कुल ठीक है, उन्हीं को पूछो ना वो क्या कर रहे हैं, क्या कर नहीं कर रहे हैं, क्यों नहीं कर रहे हैं। जरा अगर 10 भी मिल गए, मैं तो अपना दे चुका हूँ, मैं तो सारा लिख कर दे चुका हूँ कि अपन एक तो रिटायर मानते ही नहीं, और दूसरा अपने पास में काम इतना ज्यादा है कि गलती होती है तो फूटो जी का मतलब, मैं फिर से बोल के अपनी बात खत्म करता हूँ, फू का मतलब है फूकना। जहां भी आशा की किरण दिखे, थोड़ा भी अगर रोशनी दिखाई दे, चिंगारी, तो उसको फूकना जिससे वो प्रज्वलित हो। एक फू। टो का मतलब है टोकना। ये बहुत बेकार का काम है, कोई करता नहीं है। और अपन ने, भाई कमलानंद ने नाते सोच लिया है कि भाई जो काम नहीं कर रहा वो अपने को करना है। और जी का मतलब है जस्ट इम्प्लीमेंट। जस्ट इम्प्लीमेंट, जी, जे आई, फुटो जी। जी है जस्ट इम्प्लीमेंट, और जस्ट इम्प्लीमेंट के लिए जिन्होंने कर दिया उनको फैलाने का धंधा करो। और धंधा इंपॉर्टेंट शब्द है। बहरहाल बहुत बहुत धन्यवाद, बड़ा अच्छा लगा। लेकिन एक दिल में दर्द जरूर है कि क्यों नहीं हम, जिन्होंने कर दिया, जैसे ठाकुर जी ने कर दिया, ऐसे और भी बहुत होंगे, क्यों नहीं हम जो कर दिया उसी को लेकर फैलाने का धंधा करते हैं। चाहे वो लीडरशिप का हो, चाहे वो शुद्धता का हो, चाहे वो दूध का हो, पेड़ का हो, पानी का हो। तो आइए, समय अनुकूल है, चिल्लाना पड़ेगा। और जो समाज चिल्लाएगा नहीं, वो खत्म हो जाएगा, इसमें मुझे कोई शक नहीं है। संगठित होंगे तब होंगे। अभी अपने अपने स्तर से चिल्लाना शुरू करें। फूटो जी की जय हो। बहुत बहुत धन्यवाद, सबको प्रणाम, नमस्ते। धन्यवाद भाई कमलानंद जी, बहुत बहुत धन्यवाद। आपने तो सही में, देखिए यहाँ पर एक 5 उंगलियों का एक मुट्ठी बनता हुआ ये प्रयोग दिख रहा है। और उसका उदाहरण के लिए अभी कल्याण आनंद जी ने झारसुगुड़ा में जो आनंद मार्ग का गुरुकुल है उसका उदाहरण दिया था कि 7 एकड़ जमीन में किस प्रकार सब कुछ एक जगह पे हो रहा है। तो ये कई ऐसे प्रयोग हैं। अब आपने जो प्रेरणा दिया कि कैसे इसको हम लोगों को जोड़ा जाए, तो ये बहुत है कि सबको जोड़ करके जो कर दिए हैं लोग उसको कैसे और लोगों के साथ जोड़ा जाए, यही इसका एक कोशिश होना चाहिए। जी, तो ये है हमारा। अब है, मैं निवेदन करूंगा कि और भी हमारे कोई साथी जो अगर इस विचार पर कि जो अभी हमने थोड़ा सा प्रेजेंटेशन दिया था और भाई कमलानंद जी ने उसको प्रैक्टिकली अभी एक और स्तंभ बताया उस पर,
तो उसको हम लोग एजुकेशन में कैसे इसको लाना है, ये हमारा आज विषय है। इस पर और हमारे कोई साथी अगर अपनी बात रखेंगे तो प्लीज़ बताएं कैसे इस पर एक्शन प्रोग्राम हो सकता है, क्योंकि हमने अभी ऑलरेडी हम लोग करने वाले लोग हैं, हम लोग कर दिए हैं, वो लोग हैं। अब इसको कैसे जोड़ा जाए, इस पर थोड़ा सा बात रखा जाए। देवदत्त देवदत्त गंगवार जी, आप शिक्षा से जुड़े हुए व्यक्ति रहे हैं, और फिर और भी साथी यहाँ पर हैं जो आप अपनी बात रखें अंत में, थोड़े समय बचे हैं हमारे। और बाकी साथी भी जो भी बोलना चाहते कृपया हाथ उठाएं। देवदत्त गंगवार जी, आपका आपके क्षेत्र में हमने जो भी प्रेजेंटेशन दिखाया था, दोबारा अभी भाई कमलानंद जी के बोलने का फिर से हमने सामने प्रेजेंट किया, तो आप कैसे सोचते हैं कि इसको कैसे अपने क्षेत्र में लाएंगे, और बाकी लोग भी सभी बताएं। लोगों को मेरा प्रणाम। बरेली से मैं देवदत्त गंगवार। जी, आपने बहुत अच्छा सा प्रेजेंटेशन दिया है। टावरी जी साहब ने तो बहुत अच्छा सा बताया है और बहुत सुना अच्छी तरह से। ये जो है हम अपने यहाँ, हम तो इसको सोच सोच करके आप लोग बता रहे हैं और मैं इसको इम्प्लीमेंट में उत्साह धीरे धीरे करके, तो मुझे लग रहा है कि इसका प्रयोग हमारे यहाँ सफल हो सकता है। हमारे यहाँ आवाज टूट रही है देवव्रत जी। आनंद योगी जी, जी प्रभु। अगर आप मुझे 1 मिनट और दे दे तो मैं हाँ थोड़ा बोलिए। एक, जो आपने सवाल उठाया अभी, मेरा पहला पॉइंट जैसा है, अभी ये सवाल उठाया ना, तो एक तो जैसे अभी हेलो, क्या? गंगवार जी ने बोला, हाँ गंगवार जी जी ने बोला। एक मिनट, भाई भाई कमलानंद जी बोल रहे हैं देवदत्त जी, आपका आवाज हाँ, बीच जी में जी टूट रहा था जी। और मेरा मेरा अनुरोध ये है, जैसे गंगवार जी ने बताया कि बरेली में वो कर चुके हैं, तो पहले तो उसका प्रेजेंटेशन कर ले, उसमें पैसा कितना लगा, कहाँ से लगा, क्या लगा, उसका स्वॉट विश्लेषण, पहला पॉइंट। और दूसरा, हम लोग मिलकर उसको फैलाने के लिए बरेली को ले ले, जिला गंगवार जी के नेतृत्व में, और जहां कर दिया है वो कहाँ और फैल सकता है, कैसे फैल सकता है, फिर कोऑपरेटिव से पैसा कहाँ से आएगा, वगैरह वगैरह जो प्रश्न उसके अगले आएंगे, ये ठान ले। इसी तरह हमारे जो गोपाल भाई है, आरटीआई जी, जो बनारस से चुनाव लड़ना चाहते हैं, जो भी वहां से लड़ेगा उसके खिलाफ ही लड़ेंगे। अब मैंने इनको पहले अमेठी में भी चुनाव में अनुरोध किया था, जब मैं पर्सनली गया था अमेठी में इनके चुनाव में, 10-15 साल, 10-12 हो कितना साल हो गया। और फिर दिल्ली में भी हमने इनके साथ में कुछ चर्चाएं की। मेरा अनुरोध ये था कि जैसे बनारस से इनको लड़ना है, मान लो, तो ये अपना बनारस का पहले तो अच्छे लोगों का अभिनंदन शुरू कर दे, जिन्होंने बगैर ग्रांट रिबेट सब्सिडी के अच्छा काम कर दिया, पेड़ में, पानी में, गाय में, गोबर में, बीज में, खेत में, टूरिज्म में, होटल में, जो भी काम कर दिया, तो वो स्वाभिमानी मॉडल हो गया, अभिनंदन हो गया, पहला पॉइंट। फिर दूसरा पॉइंट ले ले, क्या क्या खाली पड़ा है, जंगल में जमीनें हैं, तालाब में है, रोड पे खाली है, रेलवे लाइन खाली पड़ी है, पहाड़ खाली पड़े हैं, इनके बगल में वो कौन सा देवी का बहुत बड़ा मंदिर है खाली पड़ा है, वो जो मिर्जापुर रोड पर जाते हैं अपन बनारस से। मेरा पॉइंट ये है ना कि अभी जैसे गोपाल जी जवान है, गोपाल जी फाइटर है, फाइटर लड़ाकू आदमी है। गोपाल जी के पास में एक ब्रांड है आरटीआई का। गोपाल जी के 100-200 लोग, 500 लोग, 1000 लोग पहचानने वाले हैं कि भाई गोपाल, यस यस, गोपाल आरटीआई, ऐसा वो उनका ब्रांड है। तो वो ब्रांड को अब वो रचनात्मक काम में डाल दे कि जहां से चुनाव लड़ना है। अब यही चीज मैं ऊपरी जी साहब को बोल रहा था, तो जो जो लोग चुनाव लड़ना चाहते हैं वो अपने अपने क्षेत्र का प्लान करें। और हमने बार बार अभी चिल्लाना शुरू किया कि जो लोग निर्विरोध लड़ना चाहते हैं, क्योंकि पंचायत के चुनाव हो रहे हैं, तो भाई वो पहले अच्छे लोगों का अभिनंदन तो करें। आप पैसा भी नहीं खर्चा करेंगे, दारू भी नहीं पिलाएंगे, फिर ऊपर से बोलेंगे हमको लोग अच्छे लोग मान नहीं रहे। अरे आप अच्छे, तो आपका अच्छा काम भी तो दिखना चाहिए ना भाई। तो अभी से चुन के दिखाओ, ये मेरा अनुरोध है। और लोगों को तलाश है शुद्धता की, अच्छे माल की, अच्छे आदमी की, अच्छे लीडर की, इसमें तो कोई शक ही नहीं है। तो मेरा अनुरोध ये है अंतरंग साहब आपसे, कि जो अधूरा सपना है अपने सरकार साहब का,
मैं भी उनका भगत रहा हूँ, अभी अभी मुझे अध्ययन करने का मौका मिला। तो फंडामेंटल में तो सरकार साहब के विचार बहुत ही उच्च स्तर के। जैसे आज रजनी जी का दिन है, ओशो जी का। अब जिनको पढ़ते हैं तो बड़ा बैटरी चार्ज होती है, ज्ञान मिलता है। अब एग्री करते नहीं करते वो दूसरी बात है, मगर बात में दम है। तो मेरा अनुरोध ये था इस ग्रुप से, अंतरंग साहब से और सारे दोस्तों से, कि बरेली की जैसे अपने भी भाई साहब है गंगवार जी, तो क्यों नहीं अच्छे लोग, जैसे गंगवार साहब अभी गवर्नर है, लेकिन गंगवार साहब को अपन करीब 40 साल से जानते हैं, बहुत अच्छे लोगों में रहे और अच्छे अच्छे। तो इसका मतलब पॉलिटिक्स में भी अच्छे लोग हैं, अपवाद है। तो क्यों नहीं हम हर जगह में अच्छे लोग अच्छे लोग अच्छे लोग, अपवाद लोग अपवाद लोग, जामवंत हनुमान जामवंत ऐसा चिल्लाना शुरू करें, तो कुछ ना कुछ तो जान आएगी आएगी। और मैं तो आशावादी हूँ कि अगर हम लोग मिलकर चिल्लाएंगे कि पुराने गलतियों से क्या क्या हुआ, केजरीवाल जी आए, अन्ना हजारे आए, क्या गलती हुई कैसी हुई, फिर वो चौधरी चरण सिंह आए, जनता आई, हमारे सामने सामने सब हो रहा है। तो क्यों ना अब हम बोले कि भाई हमको ये चाहिए कि ये गलतियां अब नहीं होगी, और इसके लिए अंत का शब्द है अत्तो दीप भव, जनता को जगाकर उनको बोलना कि भाई आपका भविष्य आपके हाथ में है, मरना है तो मरो, नहीं मरना है तो मत मरो, उपाय ये है। मैं तो अभी इस मत का हो गया हूँ, साफ साफ दो टुक। और इसीलिए जो ये फुटो जी मॉडल बनाया, उससे मुझे बड़ी एक संतुष्टि मिल रही है कि भाई मैंने अपना कर्तव्य स्वधर्म पूरा कर दिया। बहुत बहुत धन्यवाद अंतरंग साहब, बहुत बहुत धन्यवाद, प्रणाम, नमस्ते। जी जी धन्यवाद। एक्चुअली आज का जो विषय है एजुकेशन पर, तो जैसा जो लोग भी जैसे अभी कल्याण आनंद जी एक मॉडल का भी उदाहरण दे रहे थे, जहाँ मैं भी गया हूँ, आनंद मार्ग गुरुकुल का। देखिए उसकी एक छोटी सी तस्वीर यहाँ दिख रही कि वहाँ पर खेती भी करते हैं, 7 एकड़ जमीन है, गौशाला है, डेयरी फार्मिंग उससे होता है, प्लस उससे पंचगव्य है, और वहाँ पर ग्रामोद्योग भी डेवलप हो रहा है। कृषि का ये जो फोटो दिख रहा है, बच्चे इस तरह से ऐसे पढ़ते हैं। तो ये एक है जहाँ जिसको कि ऐसे मुझे लगता है बहुत सारे एग्जाम्पल्स हैं जिसको कि जोड़ा जा सकता है। तो इस पर बहुत अच्छा है कि इस पर कैसे करना है, ये प्रेजेंटेशन तो हमने दिया। और कल्याण आनंद जी इस पर एक उड़ीसा लेवल पे काम कर सकते हैं। गंगवार जी आप बता रहे थे, आप अपनी बात पूरा कर लीजिए कि आप कैसे अपने बरेली क्षेत्र में इसको कैसे इम्प्लीमेंट कर सकते हैं, गंगवार जी। जी मेरी आवाज कट जा रही है, यहाँ गांव में है ना, गांव में सिग्नल कट जाते हैं। आवाज आ हाँ रही कोई क्या बात मेरी? नहीं, आप बोल दीजिए आप जितना हो सकता है। अच्छा अच्छा। इसके लिए हमने ये तैयारी की है, अपने मॉडल तैयार करने के लिए हमने पूरे जिले का सर्वे किया है। तो पूरे जिले में जो जो गांव मेरे परिचित परिचित गांव गांव जा रहे हैं, तो वहाँ गांव के लोगों को मैंने बताया है कि हम एक इस प्रकार का ऐसा गुरुकुल बनाने जा रहे हैं कि जिसमें कि हम पूरी तरह से हम सबसे पहले तो हमने संस्कार शाला की बात रखी है कि संस्कार शाला बनाएंगे कक्षा 3 से कक्षा 6, ओ सॉरी, आयु 3 साल से 6 साल तक के बच्चों का एक संस्कार शाला, 3 साल के बच्चों को ऐसा संस्कार देंगे कि जिनके लिए सारी चीजें आनी चाहिए। इन 3 साल में हम बच्चे को इतना पढ़ना सिखा देंगे, इंग्लिश हिंदी गणित तीनों विषय का इतना अच्छा सा ज्ञान करा देंगे कि वो कक्षा 5 के लेवल का हो जाएगा इन्हीं 3 सालों में। तो इस प्रकार से लोगों को जब बताया है तो लोग कह रहे हैं भैया कहाँ खोल रहे हो, कब खोल रहे हो, कौन सी जगह है, क्या खर्चा आएगा हमारा, इस प्रकार के लोग पूछ रहे हैं। तो मैंने अभी उन लोगों को ये बताया कि भाई खर्चा के लिए ये है कि हॉस्टल बनाएंगे और आपके सबके सहयोग से बनेगा, जमीन पड़ी हुई है। तो थोड़े से हम खोल रहे हैं, एक नया पंचायत से हम एक बच्चे को लेंगे। तो हमारे पूरे जिले में 150 नया पंचायत हैं, पूरे जिले में 1193 ग्राम पंचायत हैं। तो हमने प्लान ये बनाया है कि सबसे पहले हम प्रत्येक नया पंचायत से एक बच्चा, एक लड़का और एक लड़की लेंगे और उनके लिए 150 लड़का, 150 लड़की, दो प्लान है। तो अभी इसके लिए हम अभी अ, हाँ इसमें गंगार जी एक मिनट, इसमें आवाज साफ नहीं आ रही। गंगवार जी आपकी आवाज़ टूट जा रही है एक्चुअली।
हम जब आप नेटवर्क में रहेंगे तो इस पर हम लोग और सुन सकेंगे। दरअसल विषय जी जी हमारा है, विषय हमारा गाय है, गौ जी। हाँ, आधारित गाय है। अर्थव्यवस्था पर गुरुकुल है। मतलब जी जी आप जी। इस पर आपका क्या फोकस है वो बताइए कि गौ आधारित गुरुकुल कैसे बनेगा। मतलब हाँ, उसमें आप गौ क्या आधार। क्षेत्र हाँ, गौ जी जी। गौ बनता है। हाँ जी। हाँ, गौ आधारित गुरुकुल के लिए हमने ये प्लान बनाया है। अभी जो गाय आवाज नहीं आ रही। आवाज आवाज नहीं आ रही है देवदत्त जी। हमारे पास 2 गाय तो ऑलरेडी देसी गाय बढ़ देगी। उसके जो सुभाष पालेकर जी बात मेरी सिग्नल की प्रॉब्लम है यहाँ। अब आवाज आ रही है? हेलो। जी, आपकी आवाज टूट जा रही है, पूरी बात नहीं हो पा रही है। आप जी एक आपका आप हमें किसी ऑडियो रिकॉर्ड करके आप मुझे जी। मैसेज कर देंगे तो मैं इसको ग्रुप में डाल दूंगा। आप ठीक जो बोलना चाह ठीक रहे ठीक थे कि कैसे हो ठीक। सकते हैं यहाँ पे। तो जी समय समाप्त हो गया, अंत में हम आपका आपके पास मेरा नंबर तो है ही, आप मुझे भेजिए। जी जी, है, नंबर हाँ, है। क्योंकि इस पर एक्शन पर हम लोग प्रोग्राम है। देखिए भाई कमलानंद जी की जो सबसे बड़ी जो हमें सीख मिलती है वो है कि इस उम्र में जवान है वो, और हम लोग हमेशा बोलते हैं जी जी, कि बिल्कुल कर्म जी। करो, कर्म करो, कर्म ही मनुष्य को जी महान जी जी बनाता है। तो हम लोग प्रोग्राम चाहते जी हैं कि जी आप जी, अपने बिल्कुल। बरेली का एक्शन प्रोग्राम हमें भेजिए, आप लिख के भेज सकते हैं या ऑडियो रिकॉर्ड करके ठीक ठीक भेजिए। मैं इसको ठीक। ग्रुप में डालूंगा, और जो लोग इस प्रोजेक्ट में शामिल हैं, जैसे सबसे पहले हम जी सुमेर सिंह राजावत जी को बात किए। अब उनके पास गौशाला आधारित ऑलरेडी वो जी काम कर रहे हैं। अब उससे हमको गुरुकुल से जोड़ना है। उसी प्रकार जी गुरुकुल से जोड़ करके आप सुभाष जी पालेकर जी का बात कहे तो वो तो कहते हैं एक ही गाय से हो जाएगा, ठीक है ना। तीस जी हाँ तीस जी। हाँ जी, तीस हाँ जी, एकड़ हाँ। की बात करते हैं। तो ये करिए। और हमारे अभी जो जी मॉडल अभी जी कल्याण आनंद जी ने जो मॉडल बताया, जिसका हमने आपको तस्वीर दिखाया था अपने प्रेजेंटेशन में, तो वो भी अपना है कि ये मॉडल भी है जो जिन लोगों के जी पास मॉडल है। तो अंत में जी हम अभी आज का समय समाप्त हो गया है। अंत में हम गोपाल जी प्रसाद जी से निवेदन करेंगे कि इस विषय जी पर फोकस करते हुए अंतिम वक्तव्य रखें 5 मिनट में। गोपाल प्रसाद जी। गोपाल प्रसाद जी सुन रहे हैं? गोपाल प्रसाद जी जब तक आते हैं तब तक और कोई साथी कुछ बोलना चाहते हैं? समय पुनीत समाप्त। श्रीवास्तव जी को बुलाइए, पुनीत श्रीवास्तव जी को। जी श्रीवास्तव जी, अरे आप वो जी तो नमस्कार। श्रीवास्तव जी माफ कीजिएगा, हाँ, आप इतने शांति से बैठे नमस्कार हैं। सर, नमस्कार। जी जी जी, आपकी तो बात सुननी बहुत सभी लोगों जरूरी है। को सभी लोगों को सादर प्रणाम। मैं काफी देर से शुरू से ही चर्चा सुन रहा हूँ, काफी अच्छी है। लेकिन हमारा जो विषय है, गौ आधारित कृषि और गुरुकुल। एक सेकंड रुकिएगा, एक सेकंड। क्या हाल है? हेलो, आवाज आ रही है सर? आ रही है। जी जी प्रभु, आप हमारा जो गो विषय है, आधारित। हम्म। गौ आधारित कृषि, गुरुकुल, इस पे चर्चा है। शिक्षा शिक्षा पे हमको चर्चा करना है उस पे। तो शिक्षा के लिए सबसे पहले तो हमें ये चाहिए कि हम जो गुरुकुल में पढ़ाना चाहते हैं, क्या हमारे पास उसका कोई सिलेबस है? अगर हमारे पास उसका कोई सिलेबस है, तो क्या वो सिलेबस हमने कहीं अप्रूव कराया है, या हमने कहीं कोई पायलट प्रोजेक्ट के तहत उसको कहीं इम्प्लीमेंट किया है? जब तक हमारे पास वो चीजें नहीं होंगी, हम सरकार में ले लो या फिर प्राइवेट स्कूलों में जो हम बात कर रहे थे वहां पढ़ा लो, वो नहीं हो सकता। पहला। दूसरा,
हर चीज के लिए एक प्लेटफॉर्म की आवश्यकता पड़ेगी ही पड़ेगी। चाहे आप एजुकेशन ले लो, चाहे आप किसी भी प्रोडक्ट को सेल करने का सोच लो, चाहे आप गौ आधारित कृषि को चीज ले लो, कुछ भी चीज ले लो आप, सबके लिए एक प्लेटफॉर्म की आवश्यकता है। और उस प्लेटफॉर्म के लिए उसका कुछ ना कुछ ऐसा सब्जेक्ट बना होना चाहिए जो इम्प्लीमेंट किया जा सके। तो जितनी भी हम लोग कुछ भी बातें कर लें, सब कुछ कर लें, सारी एजुकेशन हमारे सबके पास है, सब लोगों के पास है, बट हमने क्या उसको किसी उसके ऊपर बनाया है? कुछ कोई ऐसा सब्जेक्ट हमने तैयार किया है कि हम कहीं उसको इम्प्लीमेंट करा सकें? मान लो गांव देहात में स्कूल होते हैं, जितने भी गांव हैं, जितने भी ब्लॉक्स हैं, कहीं भी हर जगह गांव में स्कूल होते हैं, सरकारी स्कूल्स भी हैं। उनको पढ़ाने के लिए हमारे पास शिक्षक नहीं भी हैं, तो हम उन शिक्षकों को ट्रेंड कर सकते हैं। और भी बहुत से ऑप्शंस हैं उसको पढ़ाने के लिए। सरकार एकदम पैसा नहीं देती उसके लिए भी बहुत ऑप्शंस हैं। बट हमें धरातल पे लाने के लिए सबसे पहले उसका प्रेजेंटेशन होना बहुत जरूरी है। अगर हमने कोई कोर्स बनाया हुआ है उससे रिलेटेड कि हम उसमें ये वर्टिकल्स पढ़ाएंगे, ये वर्टिकल्स हमने शामिल किए हैं, और इस तरीके से हम उसको पढ़ा सकते हैं एज ए गुरुकुल बना के। तो बहुत सी ऐसी संस्थाएं हैं, जैसे मान लीजिए कई महात्माओं के, कई महामंडलेश्वरों के, कई कई अपनी जो गौशालाएं भी हैं, उनके गुरुकुल भी अंदर ही चलते हैं, हम उन पे भी इम्प्लीमेंट करा सकते हैं। लेकिन वो भी किसी ना किसी बोर्ड के आधारित पे हैं, चल रहे हैं। ऐसे नहीं चल रहे कि वो अपने मन से कोई कोर्स पढ़ा सकते होंगे, किसी ना किसी बोर्ड के आधारित पे जरूर है। हाँ, हम और भी ज्ञान दे सकते हैं, जैसे संस्कृत हमें पढ़ाना है तो हम वो बोर्ड पढ़ा सकते हैं, उसको उसके लिए जरूरत नहीं है। लेकिन एक सब्जेक्ट के तहत अगर हम उसको इम्प्लीमेंट करना चाहते हैं तो हमको उसको धरातल पे लाना ही पड़ेगा। हमारा कुछ भी अगर उसका बना हुआ है तो इम्प्लीमेंट करने में आसानी नहीं होगी। मैं बस इतना ही कहना चाहूंगा, क्योंकि विषय बहुत लंबा है, समय कम है, सबके पास अपना अपना तरीके से बोलने का अधिकार है, अपनी बात को रखने का अधिकार है। लेकिन उस सारी चीजों का निचोड़ एक ही है कि आपको वो चीज बनानी पड़ेगी, वो कोर्स आपको बनाना पड़ेगा जो इम्प्लीमेंट किया जा सके। धन्यवाद, नमस्कार। बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत ही व्यवहारिक, बहुत ही प्रैक्टिकल बात कहा, क्योंकि मैं जिस मिशन से हूँ, आनंद मार्ग से रहा, तो हमने गुरुकुल पर ये मॉडल देखा जिसकी सिलेबस बनी हुई है श्री प्रभात रंजन सरकार जी के द्वारा। कई बार हमने कई सेक्रेटरी रैंक के ऑफिसर्स के साथ बातचीत भी किया, और उन लोगों के पास जाकर मीटिंग्स किया। यहाँ तक कि जो स्मृति ईरानी जी थी, तो उनके पास भी हमने प्रेजेंटेशन जाकर दिया। कई मिनिस्टर्स के साथ भी बात किया। और सिलेबस भी रेडी है, मॉडल्स भी बहुत सारे हैं। उसमें से एक मॉडल का एग्जाम्पल 7 एकड़ जमीन के साथ झारसुगुड़ा में, उड़ीसा में, कल्याणानंद जी ने आपको आज प्रेजेंटेशन दिया। मैंने उसकी बहुत सारी तस्वीरें दिखाई उन गुरुकुलों के। तो ये है, लेकिन उसको कैसे इम्प्लीमेंट करेंगे? और बहुत सारे संत लोग, बहुत सारे महात्मा लोग, महामंडलेश्वर लोग भी अपने अपने क्षेत्र पे कर रहे हैं। तो इसको कैसे इम्प्लीमेंट करेंगे, यह सोचने का विषय है। और मैं चूंकि आज एक बहुत ही बड़ा विषय है यह गुरुकुल, और मुझे लगता है कि न्यू एजुकेशन पॉलिसी 2020 का जो सरकार का आया, उसमें भी इन बातों को बहुत ज़्यादा फोकस नहीं किया, इस इम्प्लीमेंटेशन पर। तो इसको आज की मॉडर्न एजुकेशन जिसमें बोर्ड आधारित हो, और ये बोर्ड के लिए भारतीय शिक्षा बोर्ड से करेंगे कि सीबीएसई से करेंगे, आईसीएसई से करेंगे। क्योंकि यहाँ मैं जीवा आयुर्वेद के साथ काम करता हूँ। जीवा पब्लिक स्कूल है जहाँ पर वो जीवा स्कूल ऑफ लर्निंग की मॉडल को हरियाणा सरकार ने अडॉप्ट किया हुआ है, और उसको मॉडल बनाया हुआ है। और उसको मॉडल बना करके वहाँ पर मॉरिशस के और कई देशों के लोग आ रहे हैं उसको इम्प्लीमेंट करने के लिए। लेकिन वहाँ भी यह गौ आधारित एजुकेशन पर बात नहीं हो रही, लेकिन यह आधार है। मुझे लगता है कि अगर गुरुकुल है तो गुरुकुल के लिए गौ संस्कृति, गौ आधारित शिक्षा, और उसके साथ जुड़ी हुई फिर उसके बाद बाकी चीज़ें की आवश्यकता है। और इसकी सिलेबस भी बनी हुई है, और इस पर एक्शन प्रोग्राम कैसे होगा, इस पर थोड़ा सा बात पड़ेगा। तो यह मैं क्या हो गया आचार्य जी, सबसे बड़ी चीज क्या है ना, इस पर अलग आज से की विषय डेट में रखें। आज की डेट में कोई भी चीज आप ले लेना, वो बेसिकली एज अ व्यापारी है। एजुकेशन पद्धति ले लें, आप कोई सी भी पद्धति ले लें,
चाहे योगा भी हो गया तो एक तरीके का व्यापार हो गया है, कोई भी फ्री में नहीं सिखाना चाहता। इसी तरीके से एजुकेशन है, कोई भी गवर्नमेंट उसको अडॉप्ट करने के लिए ना उस कोर्स को सबसे पहले वो उसको मान्यता देगी, उसके बाद ही वो उसको जो है अडॉप्ट कर सकती है। वैसे हम अपने अपना खुद का अगर कोई इंस्टीट्यूट है उसको हम पढ़ाते रहें एक अलग बात है, जब तक उसकी मान्यता नहीं है उसकी कोई वैल्यू नहीं है। ये बहुत प्रैक्टिकल चीज है। और हमको इसको पढ़ाने के लिए अगर हमारे पास इसका प्रॉपर सिलेबस है बना हुआ, तो यकीन मानिए कि जो फोर्स, मेरे ख्याल से सभी लोग अपने अपने हिसाब का काम करते हैं, बहुत अच्छे अच्छे लोग इसमें जुड़े हुए हैं, सब अपने अपनी जगह बहुत पावरफुल हैं। किसी का गवर्नर साहब से संबंध है तो किसी का और सरकारों के साथ संबंध है। यकीन मानना, अगर अपना प्लेटफॉर्म अच्छा है और हमारा सब्जेक्ट प्रॉपर है तो उसको इम्प्लीमेंट कराने में जो रास्ता हम आपको देंगे वो शायद बहुत सरल भी होगा और सुगम भी होगा और इम्प्लीमेंट भी होगा। हर चीज फोर्स से नहीं की जाती कि हम ये फोर्स लगा दें वो फोर्स लगा दें। हमारी चीज इंप्लीमेंट करने लायक है वो जरूर इंप्लीमेंट की जा सकती है, सामाजिक दृष्टि को देखते हुए, उस समाज को देखते हुए उसका इम्प्लीमेंटेशन किया जा सकता है। वो बहुत ईजी है, कोई बहुत बड़ा रॉकेट साइंस नहीं है वो। बहुत लोग प्रयास करते हैं बट कई बार प्रयास करने के हमारे तरीके क्या होते हैं। एक तो तरीका ये होता है कि हमें स्टेट जाना है, रास्ता है, एक रास्ता हमारा गलियों के माध्यम से होकर जाता है, हमें कौन सा चुनना है वो डिपेंड करता है। कई बार गलियों के रास्ते में ना जाने में डिफिकल्टीज आती है क्योंकि कई माइंड्स आते हैं और उन माइंडों के माध्यम से हमारा माइंड भी उलझता है। ये कॉमन कॉमन सब्जेक्ट है, ये सभी के साथ है। तो हमें कौन सा रास्ता देखना है जो बहुत ही इजीएस्ट हो, हमें प्रॉपर पहुंचा सके, हमारा काम प्रॉपर कर सके, वो हमें देखना है और वो इम्प्लीमेंट हो जाएगा। बट हमारे पास उसका पूरा सिलेबस होना चाहिए। और बहुत सरकारें करती हैं इसको, ऐसा नहीं है कि नहीं करती हैं। और रही बात, तो बीच में ये भी हो रही थी कि जैसे आपने बताया कि हमने विधायक जी से कहा, तो विधायक जी एक पत्र लिख के आगे दे सकते हैं, विधायक जी इसमें और कुछ नहीं कर सकते। उसको इम्प्लीमेंट करने का तरीका ही अलग है। हमारा सिलेबस पूरा है, सिलेबस कंठस्थ है पूरा, हम कहाँ कहाँ इम्प्लीमेंट कर रहे हैं उसका भी हमारे पास टेस्टिमोनियल है। फिर उसको सब्जेक्ट को इम्प्लीमेंट कराना वो बहुत सरल एक रास्ता है। बट वो पॉलिटिकल वे में नहीं, हर मामला पॉलिटिकल वे में जाके नहीं कंप्लीट किया जा सकता। उसमें बहुत से दायरे होते हैं, बहुत से ऐसे स्टेप्स होते हैं जो हमें फॉलो करने पड़ते हैं, तो वो पॉलिटिकल वे में जाके नहीं होता है, उसके और तरीके हैं। लेकिन अगर आपके पास आचार्य जी सिलेबस पूरा है, मैं अभी गाजियाबाद में ही हूँ, मैं दिल्ली रहता हूँ और अपने ही वर्टिकल में कई जगह जाता रहता हूँ इधर उधर। अभी मैं 14 तारीख तक हूँ, बीच में अगर समय निकाला तो संडे वनडे में अगर आप रहेंगे फरीदाबाद तो मैं एक बार खुद भी आऊंगा विजिट करने के लिए, आप मुझे दिखाइएगा। अगर वो प्रॉपर है तो हम इस पटल पे उसको रख के 100%, ये मेरा आपको एश्योरेंस है कि जितनी भी फोर्स होगी वो लगाएंगे उसको करने के लिए और इम्प्लीमेंट जरूर कराएंगे। और सरकारें इसके लिए पूरा बजट भी निकाल के रखती हैं उसको करने के लिए, और सरकारें उसको करना भी चाहती हैं बहुत सी। लेकिन हमारे पास वो रास्ता नहीं हो पाता है। कई बारी कुछ, कई एनजीओ ऐसे हैं, कई फेडरेशन ऐसे हैं जो काम करने के लिए काम तो लेते हैं बट काम ही नहीं कर पाते, तो सरकारों की नजर में सब रहता है, तो वो इम्प्लीमेंट नहीं हो पाता। एक बार दे दिया है फिर दोबारा करते भी नहीं वो। तो हमारा प्रॉपर किस तरीके से उसका प्रेजेंटेशन है वो हमने देना है और पायलट प्रोजेक्ट को सबमिट करना है, तो वो बहुत इजी रास्ता है, कोई बहुत टिपिकल नहीं। मैं इतने कह के अपनी बात खत्म करूंगा, बाकी और लोग भी हैं, उनको भी अपनी बात रखने का अधिकार है। नमस्कार। सर, आचार्य जी मैं इसमें ये ऐड जी करना चाह रहा था जी प्रभु, जी प्रभु। कि हमारे गुरुकुलों में मेरी समझ में तो जैसा आता है अभी तक, हमारे गुरुकुलों में तो ये सब्जेक्ट है, प्रकृति है, खेती है, गोपालन है। और मैंने तो जितने गुरुकुल देखे हैं सब में ही ये रखा गया है। तो हम अपनी गुरुकुल पद्धति में जो है गोपालन का, अब इसमें केवल आपने अर्थ से जोड़ा है, तो उसको आगे अर्थ से तो अपने आप जुड़ेगा। जब आप जितने भी गाय रख रहे हैं उसमें से जो इनकम होगी वो तो कहीं ना कहीं वो इंस्टीट्यूट है, गुरुकुल भी एक इंस्टीट्यूट है, उसका पार्ट बढ़ेगा। अब इसको आप आगे बढ़ाने के लिए सिलेबस तो ऑलरेडी है, आप तो बहुत अच्छी तरह जानते हैं, प्रकृति के बारे में गुरुकुल में पढ़ाया जाता है, गाय के बारे में पढ़ाया जाता है, पंचगव्य के बारे में पढ़ाया जाता है, और ये शिक्षा का ही पार्ट है। तो ये एक प्रैक्टिकल एस्पेक्ट है, जैसे साइंस में सब जगह एक प्रैक्टिकल होता है, एक थ्योरी होता है। तो प्रैक्टिकल के लिए हम गाय रखते हैं,
प्रैक्टिकल के लिए हम और सोल्यूशन रखते हैं, तो ये मेरे ख्याल से तो है। अब इसको इस कोई भी, जैसे आप या तो गुरुकुल खोलें या गौशाला खोलें, और जैसे आपकी कैपेसिटी है, गौशाला से इनकम जनरेट हुई, फिर आप उसमें एक पार्ट में आगे गुरुकुल के लिए भी बढ़िए, या गुरुकुल आपका ऑलरेडी है तो उसमें गौशाला ऐड करिए। मेरे ख्याल से तो इसको, ये तो एक ऑलरेडी एग्जिस्टिंग सिस्टम में मुझे ऐसे लगता है कि है। आप ज्यादा जानकारी दे सकते एनवायरमेंट सब्जेक्ट हमारे यहाँ है। हमारे सारे स्कूल्स में जब से ये इंग्लिश पद्धति के स्कूल्स आ गए हैं ना, वो चीज पढ़ानी कर दी गई है बंद। जैसे हमारे यहाँ मेन सब्जेक्ट संस्कृत है, उस दिन भी जब बात हो रही थी तो मैंने अपना विषय रखा था कि संस्कृत हमारे यहाँ बिल्कुल बंद हो गई है, उसको ऑप्शनल में डाल दिया गया नीचे। इसी तरीके से ये एनवायरमेंट का सब्जेक्ट है, एनवायरमेंट में सब कुछ आ जाता है। बट उसको इम्प्लीमेंट कराने के लिए अब थोड़ा सा प्रयास करना पड़ता है, क्योंकि हमारे ऊपर पाश्चात्य सभ्यता की जो चीजें इतनी हावी हो गई हैं, उसको इतनी आसानी से नहीं हटाया जा सकता। उसका एक सर्टेन प्रोसीजर है। जैसे गांव देहात के स्कूल्स हैं, बहुत ज्यादा गांव में जो स्कूल्स हैं, कई बारी उनमें बहुत ज्यादा स्टूडेंट तो नहीं होते एक एक स्कूलों में, क्योंकि गांव की संख्या ही लिमिट होती है। कई बारी गांव में 100, 150, 200 घर होते हैं, तो उन घरों में जो बच्चे हैं, तो कुछ छोटे बच्चे रहते हैं, वो पढ़ते हैं, कुछ इंटर कॉलेज भी जाते हैं, कुछ डिग्री कॉलेज भी जाते हैं। तो उस हिसाब से हमने वो चीजें छांटनी पड़ेंगी, और वहां पे जाके अपनी चीजों को बताना पड़ेगा उस कोर्स को लेके पर्टिकुलर। यादव जी, हमें जरूरी करना पड़ेगा। वो चीज अगर दब गई है तो उसको हटाने के लिए गड्ढा खोदना पड़ेगा। उस हिसाब से हमको वो प्रयास करना पड़ेगा, तभी वो हो पाएगा। चीजें सब हैं, पहले से अप्रूव्ड हैं, बट अब वो बंद हो गई हैं। उनको दोबारा चलाया जाएगा, तो वो दोबारा चलाने के लिए कहीं ना कहीं धक्का तो देना ही पड़ेगा। इसमें श्रीवास्तव जी, इसमें एक बहुत इम्पोर्टेंट बात है कि ये सारे जितने भी गुरुकुल जो हैं, जिनमें ये सारे चल रहे हैं, गौपालन और कृषि आधारित या ग्रामोद्योग का शिक्षा, उसमें उनका बोर्ड जो है वो यही कोई गवर्नमेंट का बोर्ड होता है। उससे अल्टीमेटली वो मैकाले वाली शिक्षा को प्राप्त करके ही उनको बोर्ड एग्जाम देना पड़ता है, 10th 12th। जितने भी गुरुकुल चाहे संस्कृत भी पढ़ने वाले बच्चे होते हैं ना, तो उनका अलग से अभी कोई बोर्ड नहीं है। अगर इस पर जो सिलेबस हमने जो बात किया कि हमने बहुत सारे मतलब सिलेबस जो बनी हुई है और जिस पे यह एजुकेशन हो सकता है, मैं वो एक प्रेजेंटेशन आपको भेज दूंगा, मैंने नंबर दिया है यहाँ पे। आप प्लीज उसमें नोट करके मुझे अपना नंबर भेज दीजिए, या आप अपना नंबर डाल दीजिए चैट बॉक्स में। तो आपको मैं भेजूंगा, तो आप पाएंगे कि इसके लिए बोर्ड कैसे बनाया जाए, इसका हमें मार्गदर्शन की आवश्यकता है। और यह बोर्ड अगर है इस एग्जिस्टिंग बोर्ड में, उसमें किस तरह से इसको पढ़ाया जा सकता है, इस एजुकेशन को, जो कि जो अर्थव्यवस्था को जोड़ते हुए विकास का कार्यक्रम दे सके। जी। इसके बोर्ड के लिए जो बेसिकली क्या है आचार्य जी, हमारा हर स्टेट का अपना अपना बोर्ड है। जैसे हिंदी बोर्ड है, यूपी का अलग बोर्ड है, महाराष्ट्र का अलग है, राजस्थान अलग है, सीबीएसई सेंट्रलाइज है। तो अब जैसे हेलो, आवाज चली गई। आवाज आ रही है क्या श्रीवास्तव जी की? नहीं आ रही, नहीं आ रही, नहीं आ रही। तो श्रीवास्तव जी की आवाज नहीं आ रही। अभिषेक जी, समय हो चुका, तो शायद बाहर है नेटवर्क में। कंक्लूड कर सकते हैं? अभिषेक जी सुन पा रहे हैं? कंक्लूड करें इसको। उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा कितने विद्यालय किन कारणों से बंद कर, तो अभिषेक जी कंक्लूड करें। और गोपाल प्रसाद जी, मैं आपको बुला रहा था, तो समय के अनुसार अभी आप कुछ बोलना चाहते हैं? हाँ श्रीवास्तव जी, आपका आपकी सिग्नल चला आवाज गया। चली। नहीं, जी वो जी, आप बोलिए, सिग्नल बात चला पूरा गया कर था लीजिए। एक्चुअली। जी उसमें क्या है, बोर्ड तो हमारे ऑलरेडी हैं। हर स्टेट का अपना अपना बोर्ड है। सीबीएसई सेंट्रलाइज है एक्चुअली। और इसको करने के लिए हमने देखा, हम लोग देखते हैं हमारे एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटीज हैं,
एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटीज में ये सब चीजें पढ़ाई भी जाती हैं, बट वो यूनिवर्सिटी है। छोटे स्तर पर पढ़ाने के लिए उसको हमें वो आधार पे जितने भी बोर्ड्स हैं स्टेट के, वहाँ इम्प्लीमेंट कराना पड़ेगा। तो वो प्रक्रिया बहुत बड़ी नहीं है, छोटी प्रक्रिया है, वो किया जा सकता है, ऐसा नहीं कि नहीं किया जा सकता है। उसका रोल ऑफ मॉडल बना के उसका एक अप्रूवल लिया जाता है, उस अप्रूवल को लेके इम्प्लीमेंट किया जा सकता है। फिर अगर कोई भी स्कूल अगर ये कहता है कि हम नहीं पढ़ाएंगे, तो सरकार का अप्रूवल है, उसको नोटिस इशू कर सकते हैं, सरकार के द्वारा नोटिस इशू हो सकता है, कोई प्रॉब्लम नहीं है उसमें। बहुत बड़ा रॉकेट साइंस नहीं है ये आचार्य जी, आराम से किया जा सकता है। जी जी, बहुत अच्छा है ये आपने आइडिया दिया। इस पर थोड़ा आपके साथ और एक बार मिलना चाहेंगे और हम लोग मिल करके इस पर बात बिल्कुल करते हैं। मिलेंगे। और अभी जो नालंगे फरीदाबाद साहब और अभी सब लोग मिलके जो ये नेशनल कोऑपरेटिव बन रहा है ना, इसमें में। उस काम को बहुत आसानी से किया जा सकता है। क्योंकि जी एक इंडिविजुअल करना और एक सामूहिक करना, दोनों बहुत अंतर है। और जी ब्रो। ये जो आज का जो युग है, वो युग हर चीज को अलग अलग प्लेटफॉर्म पे काम करने का है, क्योंकि इतने कंपटीटर हैं उन चीजों के कि वो आपको काम करने ही नहीं देंगे। हमारे गांव के लोग जो अच्छी अच्छी चीजें बनाते हैं, उस दिन मीटिंग में थे तो श्रीवास्तव जी एमपी के, वो बनाते हैं एक दिया। तो आज के युग में जो दिया बिक रहा है अपना, बहुत देखेंगे आप, इतना सुंदर बना के देते हैं। वो एक दिए की कीमत 30 रुपए रहती है। दीपावली पे जनरली लोग लेते हैं, अच्छे अच्छे घरों के लिए लोग लेते हैं दिखाने के लिए। तो उसको हम कैसे इम्प्लीमेंट करें? वो अकेली दुकान लगाएंगे तो नहीं बिकने वाला। बट सामूहिक अगर उसको हम करेंगे अप्रूवल लेके, तो बहुत आसान है। इसी तरीके से कोई भी सब्जेक्ट हो, सामूहिक करने में बहुत आसानी होती है, बस हमें उसका तरीका पता होना चाहिए। वो तरीका अगर अपने पास है, तो बहुत आसानी से इम्प्लीमेंट किया जा सकता है और सबको उसका फायदा हो सकता है। कोऑपरेटिव का मतलब ही ये है कि सबको उसका बेनिफिट मिलना। नमस्कार। बहुत बढ़िया, धन्यवाद। तो मैं निवेदन करूंगा कि आप से मिलकर हम लोग इस पर इस बात को जारी रखें, क्योंकि